राइज ऑफ एम्परर के एपिसोड 09 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लीजी जो होता है वो तीसरे स्टेप की तरफ आगे बढ़ रहा था, जबकि स्टूडेंट्स वहां पर कह रहे होते हैं लगता है कि इस लड़के ने यहाँ पर हार मान ली है। पहले 1 घंटे तक एक स्टेप के ऊपर खड़ा रहा, लेकिन अब यहाँ पर तेजी के साथ आगे बढ़ा, जैसे कि इसे पता है कि अब हारना तो है ही। तो खूब वहां पर उनकी बातें सुनने के बाद सोच रहे होते हैं ये बेवकूफ है, लेकिन वो लड़का देखो वो बहुत ज्यादा शांत है। मुझे लगता है कि उस लड़के को ये पता चल चुका है कि वो कैसे स्ट्रेस को पास कर सकता है। लीजी वहां पर गाना गुनगुनाता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा था। इसी के साथ ही वो तीसरे लेवल पर पहुंच जाता है। जब वो तीसरे लेवल पर पहुंचता है तो वहां पर फ्लेम्स होती हैं। जैसे वहां पर फ्लेम्स को देखता कहता है ये तो बहुत ज्यादा अनओरिजिनल है। इसी के साथ ही वो चौथे लेवल पर पहुंच जाता है। वहां पर जंजीरों के हिसाब से बांधा जाता है। वो जंजीरों को तोड़ते हुए आगे बढ़ जाता है 5वें लेवल पर। इसी के साथ ही वो छठे लेवल पर पहुंचता है। जब वो छठे लेवल पर पहुंचता है तो सामने से एनर्जी बीम्स आती हैं जो कि उसकी बॉडी के आर पार हो जाती हैं। फिर साथ ही वो छठे के बाद 7वें लेवल पर पहुंच जाता है। जब वो 7वें लेवल पर पहुंचता है तो वहां पर बहुत सारे कंकाल निकलते हैं। तो मान लीजिए उन सभी से कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ। जब वो उन सभी से कहता है कि दफा हो जाओ तो वो सभी वहां पर से दफा हो जाते हैं। तो हुरैन कहता है कि मेरा सीनियर ब्रदर देखो वहां पर 7वें लेवल पर पहुंच चुका है। इसका मतलब यह है कि अगर ये यहाँ से भी वापस आता है तो इन दोनों के दरमियान में मैच टाई हो जाएगा। लीजिए 7वें लेवल पर पहुंचने के बाद पीछे की तरफ घूमता और कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर क्या देखना चाहते हो? अच्छा तो तुम लोग ये देखना चाहते हो कि मैं 7वें लेवल से आगे बढ़ पाऊंगा या नहीं? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं 14 लेवल्स को पूरा करूंगा और मैं पूरा करके दिखाऊंगा। तो वो सभी डिसाइपल्स जो होते हैं डीमन सेक्टर के वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहता है कि ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये इतना ज्यादा शांत कैसे है? हालांकि यहाँ पर ये 7वें लेवल तक पहुंच चुका है जहाँ पर से मास्टर जू पीछे हट गए थे। इसी के साथ एक डिसाइपल चिल्लाकर कहता है कि तुम क्लींजिंग सेक्टर के सभी लोग बहुत ज्यादा चीटर्स हो, तुम लोग यहाँ पर चीटिंग कर रहे हो। ये लड़का यहाँ पर चीटिंग करते हुए आगे बढ़ रहा है। मास्टर हु चिल्लाकर से कहते हैं कि तुम अपनी बकवास बंद करो। और साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि हमारे सेक्टर के लोग हमारी इंसल्ट कैसे करवा सकते हैं। इन्हें यहाँ पर ये पता ही नहीं है कि क्योटिक हार्ट फॉरेस्ट जो है यहाँ पर इसका जो फॉर्मेशन यहाँ पर बिछाई गई है वो क्या चेक करती है। यहाँ पर कोई चीटिंग नहीं कर सकता क्योंकि क्योटिक हार्ट फॉरेस्ट का मतलब यह है कि यहाँ पर दिल को चेक करती है। अगर ये किसी के दिल को चेक करे तो इसका मतलब यह है कि दिल के अंदर जो कुछ भी है वही चेक होगा। यहाँ पर किसी किस्म की कोई चीटिंग नहीं की जा सकती। इस लड़के को देखकर लगता है कि ये यहाँ पर चीटिंग नहीं कर रहा बल्कि इसका दिल वाकई में बहुत ज्यादा शांत है, इसी वजह से ये आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके आगे जो लेवल है उसके आगे यानी कि 8वें लेवल पर स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे ये आगे लेवल पर पहुंचेगा स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। इल्यूजन की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि इसे यहाँ पर बिल्कुल रियल महसूस होगा। मान लीजिए चौथा हुआ चलते चलते आगे बढ़ता जाता है यहाँ तक कि 8वां लेवल, 9वां लेवल, 10वां लेवल, 11वां, 12वां और 13वां। और उसके बाद जब वो 14वें लेवल के ऊपर पहुंचता है तो वहां पर उसे कुछ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखाई देता है। उसे वहां पर एक बड़ा सा आदमी दिखाई देता है, एक बड़ा सा बुद्धा होता है, शायद एक बड़ा सा एम्परर होता है जिसके हाथ में एक बड़ी सी तलवार होती है, वो सोने से बना होता है। उसके हाथ में एक सील होती है, वो सील जो होती है वो पावर की सील होती है। तो वो उसे कहता है कि ये अथॉरिटी की सील है, अगर तुम इसे ले लेते हो तुम एक एम्परर बन सकते हो। फिर साथ ही उसे वहां पर मिलिट्री पावर दिखाता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर आर्मी मिलेगी। फिर साथ ही उसे लड़कियां दिखाता है और कहता है कि तुम्हें खूबसूरत लड़कियां मिलेंगी। और साथ ही उसे वहां पर पैसा देता है और कहता है कि ये सारे का सारा पैसा तुम्हारा हो सकता है। तो मान लीजिए उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि ये सारी की सारी चीजें तो वाकई में बहुत ज्यादा कमाल की हैं। वो ये वाली बात करता है। इसी के साथ ही वो एम्परर हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि ये फंस गया, इसके दिल के अंदर मैल है। इसने यहाँ पर ये सारी चीजों को देखकर लालच किया है। अगर इसने लालच किया तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर फेल होने वाला है। और इसी के साथ वो अपनी तलवार के साथ हमारे लीजी के ऊपर अटैक करता है। जैसे वो अटैक करता है इसी के साथ ही वो काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि हमारे लीजी के सर के ऊपर पहुंचने के बाद वो तलवार वहीं पर रुक जाती है। मान लीजिए उसे कहता है कि बकवास, तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें चाहता हूँ? मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। मतलब यह है कि मेरा दिल फॉल्ट पे नहीं है, मैं कोई लालची इंसान नहीं हूँ। और इसी के साथ उसकी तलवार वहां पर टूट जाती है और एम्परर भी वहां पर से गायब हो जाता है। उसके वहां पर से गायब होने के बाद हमारा लीजी कहता है कि ओल्ड चिकन हेड, मुझे लगता है कि ये सारे के सारे तुम्हारे खिलौने हैं। तुम्हारे खिलौने जो हैं ये सारे के सारे बिल्कुल बोरिंग हैं। हमारा लीजी वहां पर 14वें लेवल को भी पार कर चुका है। 14वें लेवल को पार करने के बाद वो सभी डीमन सेक्टर के लड़के जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसने 14वें लेवल को कैसे पार कर लिया? ये 14वें लेवल तक नहीं पहुंच सकता, ये तुम्हारी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो गई। मान लीजिए वहां पर से वापस आता है तो हुरैन से कहता है कि सीनियर ब्रदर तुमने वाकई में बहुत ज्यादा कमाल कर दिया। तुमने यहाँ पर कमाल कर दिया। पहले जब तुम वहां पर खड़े थे तो मुझे लगा कि तुम डर गए और तुम इससे आगे नहीं बढ़ोगे, लेकिन उसके बाद तुम तेजी के साथ आगे बढ़ते गए यहाँ तक कि तुमने 14 के 14 लेवल्स को पार कर लिया। लीजिए से कहता है कि मैं जानबूझकर ये सब कुछ कर रहा था। मैं पूरे 1 घंटे के लिए फर्स्ट लेवल पर इसलिए खड़ा था कि मास्टर जू यहाँ पर खुश हो जाए और खुश होने के बाद वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर ले ताकि उन्हें अब यहाँ पर मेरे सामने सर झुकाकर माफी की भीख भी तो मांगनी है। लीजिए उसे कहता है कि मास्टर जू अब ये मत कहना कि तुम इस बारे में भूल चुके हो कि हम दोनों ने यहाँ पर एक शर्त लगाई थी। सभी लोग इस बात के गवाह हैं, चलो जल्दी से शुरू हो जाओ। तो मास्टर जू जो होते हैं उसके सामने अपना सर झुकाते हैं और वहां पर उससे माफी मांगते हैं। जैसे वो यहाँ पर उसके सामने माफी मांगते हैं तो मास्टर उसी की तरफ देख रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम तो बहुत ज्यादा बेकार निकले। फिर साथ ही वो आगे बढ़ते हैं और ली से कहते हैं मास्टर ली तुम तो वाकई में काफी ज्यादा कमाल के निकले। तुमने यहाँ पर पहले टेस्ट को पास कर लिया। मुझे लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हारी कैपेबिलिटीज को देखते हुए हमें यहाँ पर तुम्हें प्राइम डिसाइपल मान लेना चाहिए। लगता है कि क्लींजिंग इंस्टेंस सेक्टर वालों के पास वाकई में एक डिसेंट प्राइम डिसाइपल है। फिर साथ ही मान लीजिए उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मुझे बताओ कि अगला ट्रायल कहाँ पर है, हम लोग जल्दी से जल्दी अगला ट्रायल देना चाहते हैं। तो वो उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम्हारा
तुम्हारा अगला ट्रायल जो है वो तुम्हारी मार्शल आर्ट्स और पावर्स को देखने के लिए है। हम यहाँ पर तुम्हारी बैटल प्रोग्रेस को भी देखना चाहते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर तुम्हारी विल पावर को तो देख लिया, लेकिन अब तुम्हारी बैटल स्ट्रेंथ को देखना है। तुम्हारा ली जी से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे डीमन सेक्टर के लोगों की ज्यादा जरा कमजोर है। थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर बैटल रीना में तुम्हारे एक बेस्ट डिसाइपल को यहाँ पर काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिया था। लगता है कि तुम भूल गए हो कि मैं यहाँ पर अपनी बैटल प्रोग्रेस तुम्हें पहले दिखा चुका हूँ, या फिर तुम यहाँ पर मेरे हाथों से और भी ज्यादा डिसाइपल्स को मरवाना चाहते हो। इसी वजह से तुम यहाँ पर मेरी बैटल स्ट्रेंथ को देखना चाहते हो। जबकि मास्टर सू चलाकर उसे कहता है कि इस बार यहाँ पर तुम्हारा ओपोनेंट मैं होने वाला हूँ, मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करूंगा। तो लीजी कहता है अच्छा, तो यहाँ पर तुम्हारा जैसा कमजोर इंसान मुझसे फाइट करेगा। तो मास्टर सू से कहते हैं कि तुमने यहाँ पर हमारे कुछ डिसाइपल्स को हरा दिया, कुछ डिसाइपल्स को मार दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एक बहुत ही महान मास्टर बन जाते हो। मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करूंगा और देखूंगा तुम यहाँ पर कौन से चीप ट्रिक्स को यूज कर रहे हो, क्योंकि लगता है कि तुमने यहाँ पर चीटिंग करते हुए दोनों डिसाइपल्स को हराया था। इसी वजह से अब यहाँ पर मैं तुमसे फाइट करूंगा। हाँ, लीजिए उसे कहता है लेकिन मैं तुम्हें पहले यहाँ पर हरा चुका हूँ, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि यहाँ पर तुम्हें दूसरा मौका मिलेगा मुझसे हारने का? तो इसी के साथ ही मास्टर हु से कहते हैं कि प्लीज मास्टर हु यहाँ पर मेरी रिक्वेस्ट मान ले, मुझे यहाँ पर एक और मौका दे दे, मैं यहाँ पर बैटल में इसको हरा दूंगा। मास्टर हु से कहते हैं कि जू तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि अगर तुम यहाँ पर सेकंड टाइम इस लड़के से हार जाते हो तो फिर हमारे सेक्टर की बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी, और यहाँ पर हमारे डीमन सेक्टर की जो इंसल्ट होगी उस सबका सारे का सारा जिम्मा तुम्हारे ऊपर होगा। क्या तुम उस सबका जिम्मा लेने को तैयार हो? तो मास्टर जू कहते हैं कि मास्टर हु प्लीज मैं यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे यहाँ पर एक और मौका दे दे, मैं इससे बिल्कुल भी नहीं हारूंगा, मैं बैटल स्ट्रेंथ में इससे बहुत ज्यादा अच्छा हूँ। मास्टर हु से कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। कहते हैं तो फिर ठीक है, तुम यहाँ पर सेकंड ट्रायल में इस लड़के से फाइट कर सकते हो। इसी के साथ ही ये दोनों यहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी होते हैं। एक तरफ से मास्टर जू होते हैं, दूसरी तरफ से मां लीजी होता है। तो उन दोनों से कहा जाता है तुम दोनों यहाँ पर ऑफिशियली अपनी फाइट को स्टार्ट कर सकते हो। तो मास्टर जू अपने बड़े से ब्लेड को उठाते हैं और कहते हैं कि लड़के तुम यहाँ पर अपने डुअल ब्लेड्स को क्यों नहीं निकाल रहे, जिन डुअल ब्लेड्स के साथ तुमने वहाँ पर डू मिंग को मारा था। तो मां लीजी आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारे जैसे कीड़े को मारने के लिए मैं यहाँ पर डुअल ब्लेड्स को यूज करूंगा। और इसी के साथ वो अपना डंडा निकालता और कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे लोली प्रोटेक्टर को मारने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपना डंडा यूज करूंगा। जब वो वहाँ पर अपने डंडा निकालता है, इसी के साथ ही मास्टर जू और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि लड़के मैं तुम्हें वाकई में मार डालूंगा, अब तुम नहीं बचोगे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे सामने इतनी ज्यादा एरोगेंटली मेरी इंसल्ट कर सकते हो? लीजियो से कहता है कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये बात मैं बहुत बार सुन चुका हूँ, सभी लोग मुझे यही कहते हैं कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, लेकिन कोई मुझे मार नहीं पाता। दूसरी तरफ से मास्टर हु जो होते हैं वो उसके डंडे की तरफ देख रहे होते हैं और कहते हैं कि इसी डंडे के साथ इसने मेरे स्टूडेंट डू मिंग की कल्टीवेशन को क्रिपल कर दिया था। चलो देखते हैं कि इस डंडे के अंदर स्पेशल क्या है, या तो इस डंडे के अंदर कुछ स्पेशल होगा या फिर इस डंडे के अंदर कोई स्पेशल डिवाइस लगा होगा जिसकी मदद से उसने ये सब कुछ किया था। और इसी के साथ वो अपने एक स्पेशल स्किल जिसकी मदद से वो डंडे के अंदर देख सकते हैं, वो अपनी पावर्स को यूज करते हैं, उसको चेक करते हैं। जब वो उसको चेक करते हैं तो वहां पर उन्हें कुछ भी महसूस नहीं होता। वो कहते हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक आम लकड़ी का डंडा है, इसके अंदर ना तो एनर्जी निकल रही है, ना ही इसके अंदर से कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि इसके अंदर कोई स्पेशल डिवाइस लगाई गई हो, ना ही ये किसी किस्म का कोई डिवाइन वेपन है, ये सिर्फ और सिर्फ एक आम लकड़ी का डंडा है। इसके साथ ही फाइट स्टार्ट हो जाती है। मास्टर जू अपना वेपन लेकर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि लड़के तुम्हें यहाँ पर जितना यहाँ पर हमारे सामने मास्टर बनने का नाटक करना है कर लो, लेकिन मुझे भी बात अच्छी तरह से पता है कि तुम यहाँ पर मेरे सामने टिक नहीं पाओगे। मास्टर जू बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उसके सामने पहुंचकर वो वहां पर से गायब होकर उसके पीछे पहुंच जाते हैं। पीछे पहुंचने के बाद वो अपना ब्लेड उठाते हैं और उसके सर के ऊपर अपने ब्लेड के साथ अटैक करने लगे हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 09 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा लीजी आसानी के साथ इस फाइट को भी जीत जाएगा जिस तरह वो पहली सारी फाइट्स को जीतता रहा है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? द राइज ऑफ एम्बरर के एपिसोड 10 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर जू जो होते हैं अपना वेपन लेकर लीजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए रास्ते में गायब होते हैं और उसके पीछे पहुंच जाते हैं। अपनी तलवार को उठाते हैं और सर के ऊपर उसके अटैक करने लगते हैं। ऐसी वो तलवार लेकर घुमाते हुए अपनी तलवार को उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। इसी के साथ ही किसी चीज के साथ उनकी तलवार ब्लॉक हो जाती है। मान लीजिए अपने डंडे को पीछे की तरफ घुमाता है और उसकी तलवार को ब्लॉक कर लेता है। और इसी के साथ ही मास्टर जू बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, मैं इतनी स्पीड के साथ आया और फिर पीछे वाली साइड से आकर तलवार से अटैक किया और इसने अपने डंडे से मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया। तो मान लीजिए उसे कहता है कि तुम थोड़ी देर पहले यहाँ पर कह रहे थे कि हम दोनों के दरमियान में एक बहुत बड़ा गैप है क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन मुझसे ज्यादा है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर गैप तो सिर्फ इस बात का है कि तुम मुझसे ज्यादा झूठ बोल सकते हो और मैं तुमसे कम बोलता हूँ। मास्टर जूस की बात सुनने के बाद काफी गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर इस लड़के ने किया क्या, मुझे लगता है कि इस लड़के को मेरी वीकनेस के बारे में पता चल गया है। इसने यहाँ पर मेरे वीक स्पॉट के ऊपर अटैक किया, मेरी तलवार के ऊपर जहाँ पर इसे वीक स्पॉट दिखाई दी इसने अपने डंडे के साथ बिल्कुल वहीं पर अटैक किया, जिसकी
वजह से मेरे हाथ और मेरी तलवार अभी तक यहाँ पर ट्रेम्बल कर रहे हैं। यहाँ पर शांत होना पड़ेगा, मैं इससे काफी ज्यादा लेवल हायर हूँ, मैं तो फेट राम हूँ, जबकि इस लड़की के पास तो कल्टीवेशन ही नहीं है, मैं इससे कैसे हार सकता हूँ। इसके बाद वो फिर से जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस बार जब वो अपनी तलवार के साथ फिर से उसके ऊपर अटैक करते हैं तो मान लीजिए अपने डंडे को सामने की तरफ करते हुए तलवार के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। फिर से वो तलवार को घुमाते हुए अटैक करते हैं, लीजिए फिर से डंडे के साथ अटैक को ब्लॉक कर लेता है, फिर से अटैक करता है, फिर से ब्लॉक होता है, फिर से अटैक करता है, फिर से ब्लॉक होता है और लास्ट के ऊपर मान लीजिए अपने डंडे को घुमाते हुए जब उसके ऊपर स्ट्राइक लगाता है तो पीछे की तरफ गिर जाते हैं। और सभी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है, हमें समझ नहीं आ रही कि हमारे प्रोटेक्टर जू जो है वो कल्टीवेशन के हिसाब से उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, लेकिन फिर भी वो पीछे कैसे हट रहे हैं। तो मास्टर जू यहाँ पर बार बार अटैक करने की वजह से काफी ज्यादा थक चुके होते हैं और वहाँ पर लंबे लंबे सांस ले रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। जबकि मास्टर हु से कहते हैं कि जू तुम तो वाकई में कचरा निकले, तुम्हें यहाँ पर दूसरा मौका देना ही नहीं चाहिए था, तुमने यहाँ पर हमारी बहुत ज्यादा इंसल्ट करवा दी, तुमने यहाँ पर सालों की बनाई हुई हमारी इज्जत को मिट्टी में रोल दिया है इंसेंस सेक्टर के स्टूडेंट के हाथों से। तो मास्टर जू से कहते हैं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी तक अपनी फुल कैपेबिलिटीज को शो ही नहीं करवाया, मैं यहाँ पर अपनी फुल पावर्स को शो करवाने वाला हूँ। जबकि मास्टर हु से कहते हैं कि आए तुम यहाँ पर मेरे सामने घुटने क्यों टेक रहे हो, अभी तो मैच यहाँ पर चालू है, जल्दी से जाओ जाकर उस लड़के को हरा कर आओ। दूसरी तरफ से हुरन कहता है कि मास्टर यहाँ पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही, मुझे ये बात तो अच्छी तरह से पता है कि मास्टर जू जो है वो कल्टीवेशन के हिसाब से हमारे लीची से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, लेकिन फिर यहाँ पर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मास्टर जू हार रहे हैं, मास्टर जू यहाँ पर इतनी बुरी हालत में क्यों है। तो मास्टर मो से कहते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि हमारा लीची एक जीनियस है। सुनने के बाद हुरन कहता है कि बस भी करे, ऐसा कैसे हो सकता है, आप लोगों ने तो कहा था कि उस लड़की के पास मोर्टल फिजिक और मोर्टल चक्रा है, तो इस सब के साथ वो एक जीनियस कैसे हो सकता है। तो मास्टर जू फिर से फाइट करने के लिए हमारे लीची के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे ये तो बताओ कि तुम यहाँ पर ये कैसे कर पा रहे हो, जब भी तुम अपने डंडे को घुमाते हो तुम्हारा अटैक मेरी वीक स्पॉट के ऊपर ही होता है, ऐसा कैसे कर पा रहे हो, मुझे इसकी रीजन बताओ। हमारे लीची उसे कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर इस बात की समझ नहीं आ रही कि मैं यहाँ पर तुम्हारे वीक स्पॉट्स के ऊपर कैसे अटैक कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि तुम्हें अभी सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर तुम और ज्यादा अटैक करोगे तो वो भी तुम्हारे वीक स्पॉट के ऊपर ही सीधा डायरेक्टली हिट होंगे। इसी के साथ हमें यहाँ पर एक कहानी सुनाई जाने वाली है इस डंडे की कि ये डंडा कहाँ से आया। तो हमारा लीची कहता है कि एंशिएंट टाइम्स में एक बहुत ही बड़ा स्नेक हुआ करता था, एक डीमन स्नेक हुआ करता था एक जंगल के अंदर, जहाँ पर जो भी कल्टीवेटर जाता वो उस कल्टीवेटर को मार डालता। वो इतना ज्यादा पावरफुल स्नेक था, चाहे फेट राम का बंदा वहां पर जाए, फ्लावर राम का बंदा जाए या फिर डिवाइन राम का बंदा वहां पर चला जाए, वो हर एक कल्टीवेटर को मारता, उसको मारकर उसकी बॉडी को अब्सॉर्ब कर जाता, यानी उसको खा जाता, उसको खाने के बाद उसकी कल्टीवेशन पहले से बढ़ जाती। लेकिन उस जंगल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉन्स्टर नहीं था जो कि इतना पावरफुल था, जो कि किसी को भी मार सकता था। वहां पर इन सांपों का भी एक शिकारी था, वहां पर एक बड़ा मॉन्स्टर्स पेड़ रहता था, एक पेड़ जो कि सांपों को खाता था। उस पेड़ की डालियां इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो अपनी डालियों को ही वेपन की तरह यूज करते हुए उन सांपों की बॉडी के अंदर पियर्स करता था और उसके बाद उन सांपों को निगल जाता था, ताकि वो उनकी एनर्जी को, उनका नरिशमेंट बनाकर अपने आप को बड़ा कर सके। क्या आपको लगता है कि वो पेड़ वहां पर कैसे सर्वाइव कर पा रहा था? क्या वो अपनी स्ट्रेंथ की वजह से सर्वाइव कर पा रहा था? हाँ, उसके पास स्ट्रेंथ तो थी, लेकिन क्या वो वहां पर अपनी कल्टीवेशन की वजह से सर्वाइव कर पा रहा था? हाँ, उसके पास कल्टीवेशन नहीं थी। वहां पर अगर सर्वाइव कर पा रहा था सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिसीजन की वजह से, क्योंकि उसके पास जो टहनियां थी उनके अंदर ऑटोमेटिकली सांपों को मारने के लिए एक स्पेशल मैकेनिज्म लगा हुआ था, यानी कि वो उनकी वीक स्पॉट को ढूंढ लेते थे। जब वो उनकी वीक स्पॉट को ढूंढ लेते थे तो उसकी टहनियां सीधी जाकर वीक स्पॉट के ऊपर अटैक करती, जिसके बाद वो स्नेक्स को अब्सॉर्ब कर जाता। लेकिन एक बार वहां पर एक मास्टर क्रो आया, मास्टर क्रो ने वहां पर आया तो उसने आकर उस पेड़ के साथ फाइट की। उन दोनों की फाइट काफी देर तक चलती रही, लेकिन मास्टर क्रो ने फाइनली वहां पर पेड़ को हरा दिया और उसकी एक डाल को काट लिया। उसकी एक डाली को काटने के बाद उन्होंने कहा कि इसके अंदर एक स्पेशल मैकेनिज्म है कि ये अपने दुश्मन की वीकनेस को पहचान सकती है। तो उन्होंने उसी को एक डंडा बना लिया, उसको डंडा यानी कि एक स्टिक बना लिया, क्योंकि वो एक मास्टर थे और वो स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, तो उनके लिए ये डंडा बहुत ज्यादा काम का था। उन्होंने स्पेशल डंडे को, तो इस डंडे को उन्होंने सरपेंट पनिशिंग स्टिक का नाम दिया। यहाँ तक कि एक डिसाइपल जिसका नाम मिंगरैन था, मिंगरैन एक बहुत ही पावरफुल लड़का था जो कि अपनी डिवाइन राम में पहुंच चुका था, लेकिन इस राम में पहुंचने के बावजूद भी वो उस डंडे के अटैक से नहीं बच पाता था। मास्टर क्रो जब भी अपने डंडे से अटैक करते थे वो हर बार उसकी तशरीफ के ऊपर ही लगता था। इस डंडे की कहानी यह है कि ये सामने से होने वाले अटैक की वीकनेस को खुद ही पहचान सकता है। तो मान लीजिए उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हारे पास और कोई मौका नहीं है, अगर सरेंडर कर देते हो तभी बच पाओगे, वरना तुम यहाँ पर मेरे सामने बहुत ही बुरी तरह से हारने वाले हो। जबकि मास्टर जू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम कमीने घटिया इंसान कहीं के, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुमसे हार जाऊंगा, वो भी अपने ही सेक्टर में। और इसी के साथ ही वहां पर अपनी मॉन्स्टरिफिकेशन को स्टार्ट करते हैं, इसी के साथ ही वो एक मॉन्स्टर बन जाते हैं। तो वो उसे कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ मेरी ट्रू पावर्स क्या है, क्योंकि वो एक हाफ डीमन होते हैं, इसी वजह से वो वहां पर एक स्नेक डीमन बन जाते हैं, आधे इंसान और आधे स्नेक डीमन। तो मास्टर जू स्नेक डीमन बनने के बाद से कहते हैं कि तुमने यहाँ पर मेरे सेक्टर की बहुत ज्यादा इंसल्ट कर दी, अब यहाँ पर तुम्हें 100 गुना वापस करना होगा, हम तुम्हारे सेक्टर की इंसल्ट करेंगे, वहां पर जाकर करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पर तुम्हें मरना होगा। तो मान लीजिए उसे देखने के बाद वहीं पर स्टन हो जाता है। वो कहता है कि ये क्या,
ये तो एक डीमन स्नेक है। जबकि हुईरैन भी वहाँ पर बहुत सा हैरान हो रहा था। हुईरैन कहता है कि ये कैसे हुआ मास्टर जू, वो तो एक हाफ डीमन है, वो अपने आप को उन्होंने डीमनिफिकेशन में पूरा कर लिया, यानी कि वो एक डीमन बन चुके हैं। और से देखो तो सही, हमारा लीजी जो है पूरी तरह से स्टन हो चुका है, यानी कि वो इसे देखकर उसे बहुत बड़ा झटका लगा है। तो मास्टर मो से कहते हैं कि हाँ तुमने वाकई में ठीक कहा, हाफ डीमन जो होते हैं ये ट्रू डीमन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं होते, लेकिन कम से कम एक नॉर्मल इंसान से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और मुझे लगता है कि लीजी को वहाँ पर ज्यादा देर तक हैंग नहीं रहना चाहिए, उसे यहाँ पर सरेंडर कर देना चाहिए। इसी के साथ ही मास्टर जू यहाँ पर उसे अपनी कहानी बताते हैं और कहते हैं कि मेरे फादर जो थे वो एक गोल्डन स्ट्राइपर डिमोनिक सर्पेंट थे, यानी कि उसके फादर एक सांप थे। तो वो कहता है कि मेरे फादर एक कंप्लीट डीमन थे और मेरी मदर एक इंसान थे, और उसके बाद मैं पैदा हुआ एक हाफ डीमन। और हाफ डीमन स्टेट में जब मैं यहाँ पर डिमोनिक स्टेट में जाता हूँ तो मेरी पावर्स अपने फादर से भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब यहाँ पर ये मैच तुम्हारे लिए खत्म हो चुका है। तुम्हारा लीजी यहाँ पर हंसना शुरू कर देता है। तो वो उसे कहते हैं कि अब तुम्हें क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो। लीजी उसे कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर बाकी के सभी डिमोनिफिकेशन को छोड़कर सिर्फ एक सांप ही बनना था। मुझे लगता है कि तुम्हारी किस्मत वाकई में तुम्हारे खिलाफ है, तुम यहाँ पर आज वाकई में मरने वाले हो। इसके साथ उसके हाथ वहाँ पर कांप रहे होते हैं। तुम्हारे लीजी के हाथ यहाँ पर कांप रहे होते हैं, उसका डंडा भी कांप रहा होता है। तो इसी के साथ ही मास्टर जू उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर मैं तुम्हारी झूठी बातों के ऊपर यकीन कर लूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर साफ देख सकता हूँ कि तुम्हारे हाथ और तुम्हारा डंडा दोनों ही कांप रहे हैं। तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे मार सकते हो। तो हुईरैन भी चिल्लाकर उसे कहता है कि ब्रदर प्लीज बच्चों, वो तुम्हारे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा है। जबकि बाकी के सभी स्टूडेंट्स उसे कहते हैं प्लीज इसको मार डालो, इसको मार डालो, इसने यहाँ पर हमारी बहुत ज्यादा इंसल्ट कर दिया, अब हम लोग और ज्यादा इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जबकि हमारा लीजी वहाँ पर अभी भी हंस रहा था, क्योंकि हमारे लीजी ने यहाँ पर मैं पहले एक कहानी सुनाई थी कि उसका डंडा जो है ये सांपों को मारने के लिए, और इसका नाम ही सरपेंट बीटिंग स्टिक है। इसके साथ ही उसकी स्टिक जो होती है वह खुद ब खुद उसके मुंह के अंदर जाकर धंस जाती है, मास्टर जू के मुंह के अंदर जाकर धंस जाती है। तो हमारा लीजी से कहता है कि बेवकूफ, यहाँ पर मेरे हाथ नहीं कांप रहे बल्कि ये डंडा कांप रहा था, क्योंकि ये तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। ये सांपों को देखते ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, और जब ये सांप को देखता है तब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, यानी कि अगर मैं इसको हाथ से छोड़ भी देता तब भी ये तुम्हारी बॉडी के अंदर आकर धंस जाता और तुम्हें मार डालता। लेकिन मुझे यहाँ पर तुम्हारे पर बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है कि तुम यहाँ पर सरेंडर कर सकते थे, लेकिन तुम यहाँ पर बिला वजह ही मारे गए। और इसी के साथ ही मान लीजिए अपने डंडे को बाहर निकालता और मास्टर हु से कहता है कि वही तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें यहाँ पर अनाउंस कर देना चाहिए कि विनर कौन है। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 10 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, राइज ऑफ एम्परर की एपिसोड 11 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मान लीजी मास्टर जू को मार देता है। उसके मरने के बाद वो कहता है कि मास्टर हु, तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर तुम्हें रिजल्ट्स को अनाउंस कर देना चाहिए कि किसने यहाँ पर इस फाइट को जीता है। हुईरैन इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है, कहता है कि ब्रदर तुम जीत गए। यहीं पर मास्टर खू को बैकग्राउंड का सीन याद आता है। इन लोगों के यहाँ पर पहुंचने से पहले डीमन किंग ने उसे पर्सनली कहा था कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि अगर हम लोग यहाँ पर इस शादी के रिश्ते में बंध गए तो हमारी कितनी ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो लड़का यहाँ पर आकर ट्रायल टेस्ट को पास करे। अगर उस लड़के ने ट्रायल टेस्ट को पास कर दिया तो उसके बाद तुम्हारे साथ जो होगा वो बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है, सारे के सारे कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तो मास्टर उनसे कहते हैं माय लॉर्ड, अब परेशान ना हो, वो लड़का यहाँ पर आकर टेस्ट को पास नहीं कर पाएगा। डीमन किंग उसे कहता है कि मेरी बात को याद रखना, अगर उस लड़के ने यहाँ पर ट्रायल टेस्ट को पास कर दिया और वो लड़का हमारी प्रिंसेस से शादी करने के लायक निकला तो उसके बाद देखना तुम अपनी बाकी की सारी जिंदगी यहाँ पर दर्द में गुजारने वाले हो। मैं इस बात को श्योर करूंगा, तुम बाकी की सारी जिंदगी जेल में गुजारो और तुम्हें हर वक्त टॉर्चर किया जाएगा। तो मास्टर हु कहते हैं कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, ये लड़का तो यहाँ पर दोनों ट्रायल्स को पास कर चुका है, मैं यहाँ पर इस लड़के को जिंदा छोड़ देता हूँ और इस लड़के को हमारी प्रिंसेस के साथ शादी करने के लिए इसका नाम घोषित कर दिया जाता है, तो हमारा सेक्टर लाफिंग स्टॉक बन जाएगा। इस जैसे एक लड़के के साथ जिसके पास कल्टीवेशन भी नहीं है, ऐसे एक छोटे लड़के के साथ हमारी प्रिंसेस की शादी हो गई तो फिर तो मुझे मास्टर बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। मास्टर मुझे बहुत ज्यादा बुरी तरह से टॉर्चर करेंगे, इसी वजह से अब मुझे यहाँ पर सबको खुद ही खत्म करना होगा। वो अपने हाथ में एनर्जी को रिलीज करते हुए क्रिस्टल बनाता और कहता है कि मैं खुद इस लड़की को मार डालता हूँ। एक बार मैंने इस लड़के को मार दिया तो उसके बाद खुद ही सारी बातों को हैंडल कर लिया जाएगा। हम लोग अपने सेक्टर का नाम यूज करेंगे और उसके बाद मैं यहाँ पर अपने सेक्टर की पनाह में आ जाऊंगा और उसके बाद सारा मसला हल हो जाएगा। जबकि वहाँ लीची वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए बातें कर रहा होता है। वो वहाँ पर हुईरैन से कहता है कि मेरी स्टिक के ऊपर बहुत सारा खून लग गया, क्या तुम इसे साफ करने में मदद कर सकते हो। तो मास्टर मो से कहते हैं हाँ क्यों नहीं, हुईरैन तुम्हारी मदद करेगा, क्योंकि वहाँ पर हमारे कपड़े भी तो हुईरैन ही धोता है। तो वो से कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं ऐसा धो दूंगा। तो मास्टर हु अपने हाथ में अभी भी क्रिस्टल बना रहे होते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर ये कर देना चाहिए, हमारे पास यहाँ पर बचने का एक ही चांस है, अगर मैं इस लड़के को मार देता हूँ तभी मैं बच पाऊंगा। और इसी के साथ ही वो क्रिस्टल बनाकर हमारे लीजी के ऊपर अटैक कर देता है और वो क्रिस्टल उड़ता हुआ जैसे हमारे लीजी की तरफ आगे बढ़ रहा था, बड़ी तेजी के साथ वो क्रिस्टल आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन इसी के साथ ही ऊपर से एक पत्थर गिरता है जो कि उस क्रिस्टल के ऊपर गिरता है और वो क्रिस्टल वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरकर टूट जाता है। तो मास्टर हु इस बात से काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कौन है यहाँ पर, किसने यहाँ पर यह पत्थर फेंका, आखिर किसने यहाँ पर यह पत्थर फेंका। जबकि हमारा लीजी काफी ज्यादा गुस्से के साथ पीछे की तरफ घूमता और कहता है कि यह दूसरी बार हुआ है जब तुमने मेरे पास स्नेक
अटैक करने की कोशिश की और इस बार तो तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की है। तो मास्टर वो उसे कहते हैं कि मुझे ये बताओ कि ये किसने किया, ये पत्थर किसने फेंका, और इसी के साथ ऊपर दिखाते हैं कि वो बड़ा सा स्टैचू जो होता है वो हिल रहा होता है। तो वो कहता है ये कैसा कैसे हो सकता है, ये सैक्रेड स्टैचू हिल कैसे सकता है। तो मान लीजिए उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी इन गलतियों की वजह से, तुमने यहाँ पर जो पाप किया उनकी वजह से तुम्हारे एंसेस्टर्स भी यहाँ पर गुस्सा हो गए हैं और वो खुद यहाँ पर चलना शुरू कर दिया है। वो स्टोन स्टैचू जो था वो एक्टिवेट हो चुका था और एक्टिवेट होने के बाद अब वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। तो मास्टर मो कहते हैं कि इस स्टोन स्टैचू का चेहरा पहले क्या ऐसा था, इसका चेहरा पहले से काफी ज्यादा बदल गया है। हुईरेन भी कहता है कि हाँ मास्टर मो, वो स्टैचू तो खुद ब खुद ही चल रहा है और बाकी के सभी स्टूडेंट्स जो होते हैं वहां पर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि वो जब स्टैचू चलता है तो ग्राउंड हिलना शुरू हो जाता है। वो सभी स्टूडेंट्स कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो हमारा एंशिएंट सैक्रेड स्टैचू है, ये हिल कैसे सकता है। तो जैसे ही वो गार्डियन स्टैचू आगे की तरफ बढ़ता है, इसी के साथ ही वो सभी लोग उसके सामने अपना सर झुकाते हैं और कहते हैं, सभी लोग जहाँ पर अपने एंसेस्टर्स को ग्रीटिंग्स करते हैं, प्लीज एंसेस्टर्स हमें हमारे पर ब्लेसिंग्स दें। जबकि मास्टर हु वहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये सैक्रेड स्टैचू तो हमारी फैमिली का सैक्रेड स्टैचू और हमारे एंसेस्टर्स का है, फिर ये यहाँ पर लीजी को क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है, आखिर इसे प्रोटेक्शन क्यों दी जा रही है। सैक्रेड स्टैचू वहाँ पर अपना सर झुकाता है, हमारे लीजी के सामने आकर अपना सर झुका देता है और इसी के साथ ही मास्टर हु को समझ आ जाती है कि लीजी एक बहुत ही महान मास्टर है और वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगा। जबकि मां लीजी वहां पर उसकी तरफ देखता है और अपने स्टैचू से कहता है कि इसको मार डालो। इसी के साथ स्टैचू ऑर्डर सुनने के बाद अपने हाथ को उठाता है। मास्टर हु को वहां पर समझ आ चुकी थी कि वो मरने वाले हैं। वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और इसी के साथ स्टैचू अपना हाथ उसके ऊपर दे मारता है। जब वो स्टैचू अपना हाथ उसके ऊपर दे मारता है तो इसी के साथ ही मास्टर हु उसके हाथ के नीचे आकर मर जाते हैं। मरने के साथ बाकी के सभी स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये सैक्रेड स्टैचू तो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, हमें यहाँ से निकलकर जाना होगा वरना ये हम भी मार डालेगा। और इसी के साथ ही वो सभी वहां से भागना शुरू कर देते हैं। जब वो सभी स्टूडेंट्स वहां पर से भागकर जा रहे होते हैं तो वो स्टैचू उन सभी की तरफ देखता है और उन सभी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। मान लीजिए भी वहां पर नीचे उतर आता है। मान लीजिए नीचे उतरता और कहता है कि देखो तो जरा ये सभी लोग कैसे डर कर भाग रहे हैं, ये सभी लोग तो बहुत ज्यादा कमजोर निकले। मास्टर मो से कहते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, कि ये सब कुछ तुम कर रहे हो। तो हुईरेन भी उसे पूछता है मुझे बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या ये तुम कंट्रोल कर रहे हो। तो मान लीजिए उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे उसके कंधे के ऊपर पहुंचा दो। जब तुमने मुझे उसके कंधे के ऊपर पहुंचा दिया था उस वक्त मैंने जाकर उसके कान में एक सीक्रेट लैंग्वेज बही थी, एक सीक्रेट लैंग्वेज जिससे इसको एक्टिवेट किया जा सकता है। और जब मैंने वहां पर सीक्रेट लैंग्वेज के साथ से एक्टिवेट किया तो इसका मतलब यह है कि ये मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करेगा। हुईरेन कहता है क्या वाकई में इस तरह की भी कोई चीज होती है, क्या हम इन सभी के सभी स्टैचूज को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए अपने लोगों से कहता है कि मैं यहाँ पर पहले तो इन सभी लोगों को छोड़ने वाला था कि अगर ये लोग यहाँ पर इस तरह की हरकत नहीं करते, इन लोगों ने दूसरी बार मुझे मारने की कोशिश की है, तो मुझे अब यहाँ पर इस बात का कोई भी डर नहीं है कि ये सभी लोग मेरे साथ और क्या करेंगे। चलो जल्दी से आप सभी स्टैचूज को एक्टिवेट करते हैं और इनके पूरे के पूरे डीमन सेक्टर को एनाइलेट कर देते हैं, क्योंकि अगर ये लोग यहाँ पर रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हम लोग रूल्स को क्यों फॉलो करें। आज इनका पूरे का पूरा सेक्टर बर्बाद कर देते हैं। जैसे मान लीजिए वहां पर उनके सेक्टर को बर्बाद करने की बात करता है, इसी के साथ ही ऊपर बिजली चमकती है, डीमन किंग ऊपर से अपीयर होता है, इसी के साथ ही एक एल्डर भी वहां पर आता है। एक एल्डर जल्दी से जंप करते हैं वहां पर नीचे उतरता है स्टैचू के ऊपर। स्टैचू के ऊपर उतरने के बाद वो अपनी स्पेशल पावर्स को यूज करता है और वहां पर स्टैचू को चेन्स के अंदर बांधता है। वो स्टैचू के ऊपर चेन्स बांधता है और इसी के साथ स्टैचू को वहां पर कंट्रोल में कर लेता है। जबकि वहां लीजी ऊपर आसमान की तरफ देखता है और कहता है कि डीमन किंग तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें खुद यहाँ पर हमारे सामने आना चाहिए। जबकि डीमन किंग उसे कहता है कि मास्टर ली मुझे लगता है कि आपको ये सब कुछ रोकना चाहिए, प्लीज जल्दी से मेरे पैलेस में आ जाए जहाँ पर हम लोग बैठकर बात करेंगे। लीजी उसे कहता है कि डीमन किंग आखिर तुम वहाँ पर छुपे हुए क्यों हो, क्या तुम यहाँ पर खुद मेरे सामने नहीं आओगे। तो डीमन किंग उसे कहता है कि यंग मास्टर ली हमारा डीमन सेक्टर जो है ये एक बहुत बड़ी गलती पर है, मुझे अच्छी तरह से पता है कि हम लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन आपसे मुझे बात करनी होगी, प्लीज मेरे पास है, हम लोग वहाँ पर बैठकर चाय पियेंगे और साथ ही हम लोग वहाँ पर बात करेंगे, आपको मेरे पैलेस में आना होगा। तो मान लीजिए उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, अब जबकि तुम डीमन किंग हो तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हें थोड़ी बहुत इज्जत तो देनी पड़ेगी। ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, तुमसे मिलने के लिए आ जाता हूँ। नेक्स्ट सीन में डीमन किंग के पैलेस का दिखाया जाता है। तो मान लीजिए जाकर डीमन किंग के सामने बैठ जाता है। डीमन किंग उसके सामने बैठा होता है। उसे कहता है कि यंग मास्टर ली तुम्हें एल्डर्स ने बताया होगा कि मैं सर्कुलेशन में चला गया था, सर्कुलेशन में जाने की वजह से पीछे से एल्डर्स जो थे उन्होंने खुद ही अपनी मर्जी करना शुरू कर दी और इन एल्डर्स को जिनको तुमने अभी मार दिया है मैं उनको सजा देने वाला था, लेकिन अब जबकि उन सभी को सजा मिल चुकी है तो अब मैं यहाँ पर और ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ तुमसे माफी मांगी जा सकती है। उम्मीद करता हूँ कि मास्टर ली हमें यहाँ पर माफ कर देंगे, हमारी गलती की वजह से हमें माफ करेंगे। तो मान लीजिए उसे कहता है मुझे एक बात तो बताओ क्या अचानक से तुम्हें क्या हो गया, थोड़ी देर पहले तो तुमने वहां पर कहा था कि इस ट्रायल को दो यहाँ से दफा हो जाओ, दोबारा कभी हमारे सेक्टर में मत आना, लेकिन अब देखो यहाँ पर तुम पर्सनली मुझे यहाँ पर बुलाकर मुझे चाय पिला रहे हो और साथ में मुझसे इतनी नरमी के साथ बात कर रहे हो। अब जबकि तुम्हें इस बारे में पता चल चुका है कि मुझे सीक्रेट लैंग्वेज आती है जिससे सेक्रेड स्टैचूज को एक्टिवेट किया जा सकता है, क्या इस वजह से। तो डीमन किंग उसे कहते हैं कि हाँ बिल्कुल इसी वजह से। वो हंसते हुए कहते हैं हाँ बिल्कुल इसी वजह से। लड़के मुझे ये बताओ क्या वाकई में तुम्हें यहाँ पर उन स्टैचूज को एक्टिवेट करने के लिए सीक्रेट लैंग्वेज आती है, तुम्हें ये
सीक्रेट लैंग्वेज कहाँ से पता चली, क्योंकि ये तो काफी अर्सा पहले गुम गई थी। तो मेरे दोस्त बताओ, क्या तुम्हें वाकई में सारी लैंग्वेज आती है? तुम्हारा लीची से कहता है अच्छा, तो अब मैं यहाँ पर तुम्हारा दोस्त भी बन गया हूँ। मास्टरों से कहते हैं कि हमारे पास इस तरह के 4 स्टैचूज हैं और 4 स्टैचूज बहुत ही पावरफुल एंसेस्टर्स के हैं। अब मुझे ये बताओ, क्या तुम चारों को एक्टिवेट कर सकते हो? लीची से कहता है कि हाँ, मैं चारों को एक्टिवेट कर सकता हूँ, चारों की सीक्रेट लैंग्वेज मुझे आती है। तो डीमन किंग उसे कहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अब मुझे ये बताओ, क्या तुम वो सीक्रेट लैंग्वेज मुझे दोगे? अगर तुम वो सीक्रेट लैंग्वेज मुझे दे देती हो तो मैं तुम्हें अपने सेक्टर का प्राइम डिसिपल बना दूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि मेरे मरने के बाद तुम नए डीमन किंग बन सकते हो, यानी कि तुम मेरे सक्सेसर बनकर कुर्सी के ऊपर बैठ सकते हो। बताओ कि तुम्हें मेरी डील कैसी लगी? तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 11 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारा लीजी यहाँ पर इसकी ऑफर को एक्सेप्ट करेगा या फिर नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? राइज ऑफ एम्पर के एपिसोड 12 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जहां पर डीमन किंग हमारे मास्टर ली से कहते हैं, यानी लीजी से कहता है कि मास्टर ली, मैं तुम्हें अपने सेक्टर का प्राइम डिसिपल बनाना चाहता हूं और साथ ही तुम मेरे सक्सेसर बन जाओगे, यानी मेरे बाद तुम अगले डीमन किंग बन सकते हो। लीजी उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि नहीं, तुम्हारा आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं एक पहले से सेक्टर का स्टूडेंट हूँ। इसी वजह से तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि मैं अपने सेक्टर के रूल्स के खिलाफ नहीं जा सकता। जिस सेक्टर को ज्वाइन किया उसी सेक्टर के बनकर रहना पड़ता है। अब जबकि मैं अपने सेक्टर के रूल्स के खिलाफ नहीं जा सकता, ना ही अपने सेक्टर के खिलाफ जा सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर मजाक बंद कर देना चाहिए और सीरियस बात करनी चाहिए। तो इसी के साथ ही डीमन किंग उसे कहते हैं हाँ ठीक है, मैं यहाँ पर मजाक ही कर रहा था। फिर साथ ही वो से कहता है कि हम दोनों सेक्टर के दरमियान में यहाँ पर एक शादी का रिश्ता होने वाला है और मेरी बेटी यानी कि मेरी प्रिंसेस जो है, यानी हमारी यंग मिस जो है, उसकी शादी तुम्हारे साथ होगी। श्वांगियर की शादी तुम्हारे साथ होने वाली है। तो फिर साथ ही वो से कहता है क्यों ना यहाँ पर मैं तुम्हें श्वांगियर से मिलने दूं। चलो ठीक है, मैं श्वांगियर को यहीं पर बुला लेता हूँ। इसी के साथ वो कहता है कि श्वांगियर प्लीज वहां पर से अंदर आ जाओ, तुम बाहर खड़ी क्या कर रही हो? अंदर आ जाओ और आकर मास्टर ली से मिलो। मास्टर ली जो कि तुम्हारे हस्बैंड होने वाले हैं, बहुत ही जल्दी तुम दोनों की शादी हो जाएगी। मुझे लगता है कि तुम दोनों को यहीं पर अभी एक दूसरे को जान लेना चाहिए। तो इसी के साथ ही श्वांगियर को दिखाते हैं कि वो दरवाजे के बाहर खड़ी होती है, लेकिन वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। फिर साथ ही यहाँ पर उसका एक बैकग्राउंड सीन दिखाया जाता है। बैकग्राउंड सीन में वो अपनी नौकरानी के साथ होती है, तो वो अपने गाजीपुर में खड़ी होती है जहाँ पर पानी को निहार रही होती है। उसकी नौकरानी उसके पास आती है और उसे कहती है कि यंग लेडी यहाँ पर देखो तो सही, चेरी ब्लॉसम के फूल किस तरह से खिल रहे हैं और ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है, यहाँ की सीनरी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो उसकी यंग मिस उसे कहती है, लेकिन मुझे लगता है कि जब एक आदमी सिर्फ और सिर्फ एक ही सीनरी को देखता रहेगा, वो बार बार एक ही सीनरी को देखकर बहुत ज्यादा बोर हो जाएगा। तो उसकी नौकरानी उसकी बात सुनने के बाद आगे बढ़ती है और उसे कहती है, लेकिन हमारी यंग मिस इतनी ज्यादा खूबसूरत है, उनका चेहरा इतना ज्यादा ग्लो करता है, उनके चेहरे की सीनरी को कोई भी कभी देखकर बोर नहीं हो सकता। तो यंग मिस उसे कहती है कि ये तुमने क्या बातें करना शुरू कर दी। तो उसकी नौकरानी उसे कहती है कि यंग मिस, आपको यहाँ पर बोर होने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपके चेहरे को यहाँ पर देखकर खुश होने वाला बहुत ही जल्दी आ जाएगा। जब आपकी शादी हो जाएगी तो आप अपने हस्बैंड के साथ इस पूरी दुनिया को घूमेंगे और पूरी दुनिया में घूमकर आप डिफरेंट तरह की सीनरीज को देख पाएंगे, आप खूबसूरत जगहों को देखेंगी। उसकी यंग मिस बात सुनने के बाद आगे से हंसना शुरू कर देती है। तो नौकरानी उसे कहती है कि यंग मिस, आपको क्या हो गया, आप यहाँ पर मेरी बात के बाद मुस्कुरा क्यों रही हैं? तो वो उसे कहती है कि तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में कोई ऐसा है जो कि मेरे लायक हो सके? यहाँ की यंग मिस श्वांगियर हूँ और श्वांगियर के लायक ऐसा कोई भी नहीं है जो कि उसके साथ शादी कर सके, यानी कि मेरा बेटर हाफ अभी तक बना ही नहीं। तो उसकी नौकरानी उसकी बात सुनने के बाद कहती है, हाँ मेरी यंग मिस ने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसा तो कोई मर्द पैदा ही नहीं हुआ जो कि हमारी यंग मिस का दूसरा हाफ बन सके, यानी कि उसका हस्बैंड बन सके, इस लायक कोई भी नहीं है। यहाँ पर अपनी तारीफें कर रही होती है जैसे कि ये कोई बहुत ही महान लड़की हो या बहुत ही महान प्रिंसेस हो। के साथ जब वो वहाँ पर मास्टर ली यानी लीजी को देखती है तो उसे देखने के बाद उस बेचारी को झटका लगता है। वो कहती है कि मैं यहाँ पर किसी ताकतवर और स्ट्रॉन्ग कल्टीवेशन वाले बंदे के साथ शादी करने के ख्वाब देख रही थी, लेकिन ये बंदा ये तो मुझसे उम्र में काफी ज्यादा छोटा है, ये तो एक बच्चा है, क्या मैं यहाँ पर एक बच्चे के साथ शादी कर लूं? तो डीमन किंग उसे कहते हैं कि श्वांगियर वहाँ पर दरवाजे में छुपकर क्यों खड़ी हो, प्लीज जल्दी से अंदर आ जाओ, तुम्हें यहाँ पर आकर अपने फियांसे से मिलना चाहिए। लेकिन श्वांगियर के अंदर आने का कोई भी दिल नहीं होता, वो अभी भी यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि मैं किसी छोटे बच्चे से शादी नहीं करूंगी, ये तो सिर्फ एक छोटा बच्चा है। तो डीमन किंग अभी भी उसे कह रहा होता है कि शर्माने की जरूरत नहीं है, प्लीज अंदर आ जाओ, मैं भी यहीं पर हूँ। इसी के साथ ही वो सोच रही होती है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, मेरे फादर यानी कि मेरे मास्टर जो हैं, असल में मेरे फादर नहीं है बल्कि मेरे मास्टर हैं, मैं यहाँ पर इनको बिल्कुल भी नाराज नहीं कर सकती। मैं एक छोटी सी बच्ची थी, जब मेरे मास्टर मुझे अपने साथ यहाँ पर पैलेस में लेकर आए थे, उन्होंने यहाँ पर मुझे अपने बेटी का दर्जा दिया और साथ ही हमेशा मुझे बहुत ज्यादा प्यार दिया और साथ ही मुझे कल्टीवेशन करवाकर एक मार्शल आर्टिस्ट बनवाया। यहाँ पर उनको नाराज तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, मैं उन्हें खुश देखना चाहती हूँ और उनके एहसान का बदला चुकाना चाहती हूँ। तो इसका मतलब यह है कि अब मुझे यहाँ पर करना ही होगा। तो उसी के साथ दरवाजा खोलती है और अंदर आ जाती है। अंदर आने के बाद वो कहती है कि मुझे लगता है कि ये कुर्बानी तो यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो वो वहाँ पर सेंटर में आकर खड़ी हो जाती है, फिर साथ ही वहाँ पर आकर माँ ली की तरफ देखती है, जबकि माँ ली उसकी तरफ देखता है। फिर साथ ही वो शर्माते हुए कहते हैं कि श्वांगियर यहाँ पर मास्टर ली को ग्रीट करती है, मास्टर ली आप बताएं आप कैसे हैं? तो माँ ली कहता है कि तुम इतनी बुरी नहीं हो। ये बात सुनने के बाद वो सोच रही होती है इसकी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मेरे बारे में ये कहने की कि मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, क्या ये कहना क्या चाहता है? कहना क्या चाहता है कि मैं बुरी दिखती हूँ? श्वांगियर कहती है कि काश यहाँ पर फादर नहीं होते, अगर ये यहाँ पर नहीं
नहीं होते तो मैंने इसे बहुत ही अच्छा सबक सिखाया होता, लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पर एंगेजमेंट सेरेमनी को पूरा करना चाहिए। इसी के साथ ही हमारे लीजी से कहते हैं कि सर आपने तो मेरी बहुत ज्यादा तारीफ कर दी, जबकि डीमन किंग भी उसे कहते हैं देखा तुमने देख लिया ना, ये मेरी बेटी है जिसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली है। तो मान लीजिए उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि हम लोग यहाँ पर जिस एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं और तुम यहाँ पर जिस सेरेमनी को पूरा करने की बात कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि उसे पूरा किया जा सकता है, तुम इसके बारे में भूल जाओ। ये बात सुनने के बाद उन दोनों को झटका लगता है। तो हमारे जो डीमन किंग होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि अब अचानक से इस लड़के की इस बात का क्या मतलब हो सकता है। ये लड़का ना तो इसे पावर चाहिए, ना इसे पैसा चाहिए, फिर ना इसे ब्यूटी चाहिए, आज इस लड़के का मकसद क्या है, इसे क्या चाहिए। मैं डीमन किंग हूँ, पिछले कई सालों से मैं इस गद्दी के ऊपर बैठा हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को देख चुका हूँ, लेकिन इस लड़के को देखकर मैं कुछ भी नहीं जान पा रहा कि इस लड़के का मकसद क्या है, ये क्या हासिल करना चाहते हैं। डीमन किंग आगे से सुनना शुरू कर देते हैं और कहता है कि मेरा लिटिल फ्रेंड ली, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स होने की जरूरत है। हो सकता है कि तुम यहाँ पर बात को लेकर परेशान हो कि श्वांगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली टैलेंटेड है, यानी कि इसका टैलेंट बहुत ज्यादा है और ये कमाल की मार्शल आर्टिस्ट है, और तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा लो लेवल के लड़के, तुम्हारे पास कल्टीवेशन भी नहीं है, लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड जो है तुम्हें बहुत ज्यादा महान बनाता है। मुझे लगता है कि तुम अपने इसी एटीट्यूड के साथ फ्यूचर में बहुत सारी अचीवमेंट्स को हासिल करने वाले हो, इसलिए तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। श्वांगर भी उसे कहती है कि इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, तुम मेरे हस्बैंड बनने वाले, और एक हस्बैंड और वाइफ दोनों एक ही तो होते हैं, यानी कि मैं भी फ्यूचर में तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद करूंगी। वाइफ होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। ऐसे भी ये तो दुनिया वालों की बातें हैं, दुनिया वाले ये सोचेंगे कि एक स्ट्रॉन्गर है और दूसरा कमजोर है, लेकिन हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ होंगे, हम दोनों एक दूसरे को ना कमजोर देखेंगे ना स्ट्रॉन्ग देखेंगे। तो मान लीजिए उन दोनों की बातें सुनने के बाद कहता है ओए 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 रुक जाओ, तुम लोग यहाँ पर क्या बकवास किए जा रहे हो, मैं यहाँ पर ये वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा, लगता है कि तुम लोगों ने इसको सिरे से ही गलत समझ लिया है। लीजिए उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इस एंगेजमेंट से मना कर रहा हूँ, इस शादी से मना कर रहा हूँ, इस वजह से नहीं कि मैं यहाँ पर इसके पावरफुल होने का मुझे डर है कि लोग इससे कहेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग है, मैं यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर ये लड़की बिल्कुल ही पसंद नहीं आई। ये वाली बात सुनने के बाद तो श्वांगर बेचारी के मुंह के ऊपर तो एक गीला तमाचा पड़ता है, वो बेचारी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि इस कमीने की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर ये कहने की मैं इसे पसंद नहीं आई, मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ, और देखो तो जरा एक छोटा सा बच्चा यहाँ पर मुझे ये कह रहा है। श्वांगर बेचारी तो वहाँ पर स्टन होकर खड़ी होती है, जबकि डीमन किंग उसे कहता है कि मैं लिटिल फ्रेंड, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सोचने का टाइम चाहिए होगा, श्वांगर इतनी बुरी नहीं है, कल्टीवेशन भी अच्छी है और ऊपर से बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है कि ट्रायल की वजह से तुम्हारे दिमाग के ऊपर असर पड़ा है, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर ये कह रहे हो। मैं तुम्हें पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि वहाँ पर ट्रायल में जो कुछ भी हुआ, वहाँ पर एल्डर और एल्डर हु उन दोनों ने जानबूझकर ये सब कुछ किया था, और इस सारे की सारी जिम्मेदारी भी उन दोनों के ऊपर है। अब जबकि वो लोग मर चुके हैं तो इस सब का हमसे कोई भी ताल्लुक नहीं है, मैंने ये सब कुछ नहीं किया और मैं यहाँ पर तुमसे दोबारा माफी मांग सकता हूँ, तो हमें यहाँ पर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर शादी से इनकार करोगे, तो क्लीजिंग इंसेंस सेक्टर के बाकी के एल्डर्स इस बात से खुश होने वाले हैं, वो लोग यहाँ पर ये शादी करवाना चाहते हैं। तो मान लीजिए उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि मैं पर्सनली यहाँ पर शादी से मना करता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी लड़की बिल्कुल ही पसंद नहीं है, इसी वजह से मैं यहाँ पर शादी से मना कर रहा हूँ, और अगर यहाँ पर सेक्टर को इस बात से कोई मसला होगा तो सेक्टर वाले खुद मुझसे बात कर लेंगे, तुम्हें सेक्टर वालों के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ मान लीजिए उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि मुझे बस तुमसे इतना ही कहना था, इसके अलावा मुझे तुमसे और कुछ भी नहीं कहना, और अगर तुम्हें मुझसे कुछ नहीं कहना तो फिर मैं यहाँ से जाना चाहूंगा। तो जैसे मान लीजिए वहाँ पर जाने लगता है, दोनों ही वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, एक सोच रही होती है कि ये कमीना यहाँ पर मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकता है, जबकि डीमन किंग वहाँ पर सोच रहा होता है कि इस लड़के का मकसद क्या है, मुझे यहाँ पर इस लड़के को किसी न किसी तरीके से अपने जाल में डाल नहीं होगा ताकि मैं इसका फायदा उठा सकूं। लेकिन इसके बावजूद उन दोनों को वहाँ पर मान लीजिए को अच्छे तरीके से गुड बाय बोलना पड़ता है। तो श्वांगर उसे कहता है कि उम्मीद करती हूँ कि तुम एक सेफ जर्नी करो, दूसरा उसे कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि हम लोग दोबारा जल्दी मिलेंगे। तो मान लीजिए पीछे की तरफ मुड़ जाता है, फिर साथ ही उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर उस बारे में तो भूल ही गए, वो 4 स्क्रिप्चर्स यानी कि वो 4 सीक्रेट लैंग्वेज जिससे हम लोग उन स्टैचूज को अवेकन कर सकते हैं, लगता है कि तुम उस बारे में भूल गए हो। तो वो उसे कहते हैं मैं उस बारे में तो भूल ही गया था, हम यहाँ पर आपस में बातें कर रहे थे, इसी वजह से मुझे लगा कि मैं उस बारे में भूल जाऊंगा, लेकिन तुमने यहाँ पर मुझे याद दिला दिया, मुझे अभी भी वो सीक्रेट चाहिए जिससे हम उन 4 स्टैचूज को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए उसकी बात सुनने के बाद कहता है अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें वाकई में वो लैंग्वेज चाहिए जिससे तुम 4 स्क्रिप्चर्स को एक्टिवेट कर सकते हो तो तुम्हें यहाँ पर एक काम करना होगा, तुम्हें अपनी स्ट्रॉन्ग गियर को हमारे क्लींजिंग सेक्टर में एक स्टूडेंट बनाकर बेचना होगा। हाँ, इस बात का मुझे काफी ज्यादा अफसोस है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बेटी से शादी नहीं कर सकता, लेकिन मुझे एक नौकरानी की जरूरत है। और इसी के साथ ही वो दरवाजा बंद करके वहाँ पर से चला जाता है। किसी के इतना कहने के बाद वहाँ पर से वो चले जाने के बाद श्वांगर बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि इस लड़के को मैं जरूर मार डालूंगी, ये मुझे अपनी नौकरानी बनाना चाहता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 12 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। राइज ऑफ एम्परर के एपिसोड 13 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमारा लीजिए एक बड़ा धमाका करता है, वो जाते हुए डीमन किंग से कहता है कि अपनी बेटी को हमारे सेक्टर में भेज दो, वहां पर हमारे सेक्टर की एक स्टूडेंट बनेगी लेकिन मेरी नौकरानी बनकर रहेगी। और इतना कहकर वो वहां पर से चला जाता है। आ जाने के बाद हमारा लीजिए अपने साथियों को बताता है कि उसने यहाँ पर शादी को मना कर दिया। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर मो से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जबकि हुरैन भी उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर में रहते हुए ये सारे मजाक करने चाहिए थे, तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर ये एरोगेंसी नहीं दिखानी चाहिए था, और मुझे लगा था कि तुम यहाँ
यहाँ पर सेक्टर को रिवाइव करने वाले और दोबारा से हमारा सेक्टर राइज करेगा, लेकिन ये सारे का सारा तो बाढ़ में चला गया। मान लीजिए इसी के साथ उन दोनों से कहता है कि मास्टर मोहू रैन, तुम दोनों को यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों को क्या लगता है कि अगर हम लोग यहाँ पर इनके लड़की के साथ शादी कर भी लेंगे तो इससे हमारा सेक्टर रिवाइव हो जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला था। अगर इससे किसी सेक्टर का भला होने वाला था तो वो डीमन सेक्टर के लोगों का होने वाला था। मैं यहाँ पर तुम लोगों से शर्त लगाता हूँ कि कुछ ही दिनों के बाद यहाँ की जो प्रिंसेस है यानी श्वांग वो बहुत ही जल्दी हमारे सेक्टर में पहुंच जाएगी, हमारे सेक्टर को आकर ज्वाइन करेगी और उसके बाद देखना मैं उसे एक नौकरानी की तरह वहाँ पर ट्रीट करूंगा। मुझे लगता है कि शादी के मुकाबले में ये ज्यादा बेहतर होगा। अगर हम लोग उनके साथ शादी के कॉन्ट्रैक्ट में बंध जाते तो डीमन किंग हमें इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन अब हम यहाँ पर डीमन किंग को इस्तेमाल करेंगे। सुनने के बाद वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, फिर साथ ही वो सोच रहे होते हैं मुझे लगता है कि स्टोरी काफी ज्यादा अच्छी बनने वाली है। नूरैन कहता है कि मुझे भी ऐसा लगता है कि ये काफी ज्यादा कमाल की बात है। जबकि मान लीजिए उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर मेरे बारे में सोच रहे थे कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन देखा मैंने तुम्हें बताया ना मैंने सब कुछ इसलिए किया था। तो हुरैन उसे कहता है लेकिन ब्रदर मुझे ये तो बताओ कि हम लोग वापस जाने के बाद सुप्रीम एल्डर और सेकंड एल्डर को ये बात कैसे एक्सप्लेन करेंगे? वो सभी एल्डर तो इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझेंगे। तो मान लीजिए उसे कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब मैं उन्हें ये सारी की सारी बात एक्सप्लेन करूंगा तो वो बड़ी आसानी के साथ इस बात को समझ जाएंगे और वो लोग भी खुश हो जाएंगे। और जैसे ये लोग वहां पर वापस आते हैं और आकर उनको सारी बात बताते हैं तो वहां पर सामने सुप्रीम एल्डर बैठे होते हैं और उनके साथ सेकंड एल्डर बैठे होते हैं। सेकंड एल्डर से रहा नहीं जाता और गुस्से के साथ चिल्लाकर कहते हैं कमीने कहीं कि ये तुमने क्या कर दिया, लगता है कि तुम डीमन सेक्टर के एक स्पाई हो जो कि यहाँ पर जानबूझकर आए थे ताकि तुम यहाँ पर इस शादी के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सको। तो हुरैन उसकी बात सुनने के बाद लीजी से कहता है कि तुमने तो कहा था कि एल्डर्स जो है वो हमारी बात को समझ जाएंगे, लेकिन लगता नहीं है कि इतनी आसानी के साथ हमारी बात को समझने वाले हैं। तो मान लीजिए एल्डर की बात सुनने के बाद कहता है कि मुझे ये तो बताया कि आपने मेरे पर ये इल्जाम क्यों लगाया कि मैं डीमन गेट का एक स्पाई हूँ, आए क्या आपके पास इसका कोई सबूत है? तो वो कहते हैं हाँ मेरे पास एक सबूत है, देखना मैं यहाँ पर तुम्हें एक्सपोज करके रहूंगा, मैं यहाँ पर साबित करूंगा कि तुम डीमन गेट के ही एक स्पाई हो। फिर साथ ही वो कहते हैं कि हमारा जो एंशिएंट टोकन है जो तुम यहाँ पर लेकर आए थे जिसकी मदद से तुम यहाँ पर एंट्री हासिल की, वो टोकन जो है वो बहुत ज्यादा महंगा है, यानी कि उसकी कीमत जो है प्राइसलेस है। वो सिर्फ डीमन गेट के लोग इतने ज्यादा प्रॉस्पर हैं कि वो लोग उसकी इतनी ज्यादा कीमत देकर कि हमारे ओल्ड मास्टर इवल के पास उसको खरीद सके, उन्होंने उसे बहुत सारा पैसा दिया होगा ताकि वो शराब खाने और वैशा खाने में उड़ा सके, जिसकी वजह से उसने वो टोकन तुम्हें दे दिया। और दूसरी बात जो मैंने यहाँ पर रिड्यूस किया वो ये है कि तुम्हारे जैसा एक लड़का जिसके पास कोई भी कल्टीवेशन नहीं है और तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ मॉर्टल फिजिक है और साथ ही मॉर्टल फेट है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी के साथ वहां पर जाओगे डीमन सेक्टर में और उनके कुछ एल्डर्स और साथ में उनके कुछ जीनियस डिसाइपल्स को बड़ी आसानी से मार डालोगे? मुझे तो लगता है कि वो एल्डर्स और डिसाइपल्स जानबूझकर तुम्हारे सामने अपना सैक्रिफाइस दिया ताकि वो यहाँ पर इस बात को साबित कर सके वाकई में हमारे खिलाफ हो, असल में तुम उन्हीं के एक स्पाई हो। हुरैन एल्डर से कहता है लेकिन एल्डर इसने तो मुझे भी हराया था, हम दोनों ने फाइट की थी लेकिन इसने मुझे हरा दिया, तो आप यहाँ पर इसका भी तो कुछ मतलब निकालें ना। सेकंड एल्डर उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं इसका मतलब यही है कि तुम एक कचरे हो, तुम यहाँ पर एक कचरे से हार गए, इसका मतलब तुम एक बड़े कचरे हो। सेकंड एल्डर कहते हैं और तीसरे नंबर पर ये बात कि तुम लोगों ने यहाँ पर वापस आकर बताया कि एक सीक्रेट लैंग्वेज आती है जिससे ये स्टैचूज को कंट्रोल कर सकता है। डेथ अरीना के स्टैचूज को कंट्रोल करना ये वाकई में एक बहुत ही कमाल की कला है, लेकिन इस लड़के को ये कैसे पता चला? मुझे लगता है कि ये सीक्रेट जो है ये डीमन सेक्टर के लोगों ने इसे खुद दिए होंगे। तुम अभी भी यहाँ पर यही कहोगे कि तुम्हारा डीमन क्लैन के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को एक ही जगह के ऊपर इकट्ठा कर दिया तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बनती है, वो डीमन सेक्टर, और तुम्हारा डीमन सेक्टर के साथ पूरा पूरा ताल्लुक है। मुझे लगता है कि डीमन किंग ने पर्सनली तुम्हें हायर किया होगा, तुम्हारे जैसे कीड़े को यहाँ पर हमें अंदर हमारे सेक्टर में भेज दिया ताकि तुम अंदर से आकर हमारे सेक्टर को दीमक की तरह चाट जाओ, तुम यहाँ पर हमारे सेक्टर को बर्बाद करने के लिए आए हो। तो मान लीजिए उसकी बात सुनने के बाद कहता है एल्डर काओ, मुझे लगता है कि तुम वाकई में काफी ज्यादा ख्वाब देखते हो जिसकी वजह से अब तुम यहाँ पर दिन में बैठे बैठे सपने देखना शुरू कर दियो, यहाँ पर चीजें इमेजिन कर रहे हो। तुम भी ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि हम लोग इस सेक्टर में यानी क्लींजिंग इंसेंस सेक्टर, ये इसकी हालत इतनी ज्यादा खराब है कि हमारा सेक्टर बहुत ही जल्दी डिस्ट्रॉय होने वाला है, ये सेक्टर खुद ब खुद ही बंद हो जाएगा। क्या तुम्हें लगता है कि डीमन किंग को यहाँ पर इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत थी मेरे जैसे बंदे को तैयार करके यहाँ पर भेजा ताकि तुम्हारे सेक्टर को डिस्ट्रॉय किया जा सके? क्या तुम्हें लगता है कि वो यहाँ पर इस मकसद के लिए अपने कुछ एल्डर्स और अपने डिसाइपल्स की बलि दे देगा, यानी कि मेरे हाथों से उनको मरवा देगा? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सेकंड एल्डर चलाकर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ बकवास कर रहे हो, तुम झूठे हो। जबकि सुप्रीम एल्डर उसे कहता है कि शांत हो जाओ, तुम यहाँ पर शांत हो जाओ, ये तुम कर क्या रहे हो, बच्चे के ऊपर चिल्ला क्यों रहे हो? हम लोग इस मसले के बारे में फिलहाल के लिए बात नहीं करेंगे, हम लोग बाद में इस बारे में बात करेंगे। तो वो उसे कहते हैं लेकिन सेक्टर लीडर हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। सेक्टर लीडर उसे कहते हैं कि मैंने कहा ना कि यहाँ पर बात नहीं होगी। फिर साथ ही वो लीजी से कहते हैं कि मुझे ये बताओ कि तुमने शादी के कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर रिजेक्ट क्यों किया है? तो मान लीजी उसे कहता है कि इसके बारे में कहने की कोई ज्यादा बात नहीं है, मैं यहाँ पर सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मुझे वो लड़की पसंद नहीं है, इसी वजह से मैंने उसे शादी से मना कर दिया। और दूसरी बात यह है कि मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर उनकी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर यहाँ पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए कि उनकी
मैच कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हम लोग अपने सेक्टर को रिवाइव कर पाएंगे। डीमन किंग के साथ मीटिंग के बाद मुझे ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई है कि डीमन किंग जो है वो यहाँ पर अपनी बेटी की शादी करके हमारे सेक्टर को यूज करना चाहता है, ना कि हमारे सेक्टर का भला करना चाहता है। हम लोग यहाँ पर ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि हम लोग उनको इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन असल में वो हमें इस्तेमाल करना चाहता है। यहाँ पर हमारे सेक्टर को दोबारा से रिवाइव करवाने के लिए मेरे पास अपने प्लान्स है और मैंने अपने प्लान्स को वहाँ पर एक्टिवेट कर दिया हुआ है। बहुत ही जल्दी हमारा क्लींजिंग सेक्टर दोबारा से राइज करेगा। हुरैन भी कहता है कि मैं भी इसके साथ हूँ, मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा, हम दोनों मिलकर ये करेंगे। ग्रैंड एल्डर से कहते हैं कि तुम्हारे लिए ये कहना वाकई में बहुत ज्यादा आसान हो सकता है, लेकिन क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर हमारे सेक्टर को दोबारा से रिवाइव करवा सकते हो? लेकिन छोड़ो इन बातों का, जबकि तुमने वहाँ पर जाकर डीमन सेक्टर में दोनों ट्रायल्स को पास किया, दोनों ट्रायल्स जो कि काफी ज्यादा खतरनाक ट्रायल्स थे, तुमने उन दोनों ट्रायल्स को पास किया। इसी वजह से हम तुम्हें यहाँ पर रिवार्ड देना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे ट्रेजर्स में से जाकर अपने लिए मार्शल टेक्निक्स और ट्रेजर को जहाँ पर से वेपन रखे हुए वहाँ पर से अपने लिए वेपन्स को चूज कर सकते हो। तुम वहाँ पर से एक मार्शल आर्ट की टेक्निक और एक वेपन ले सकते हो, चाहे वो डिवाइन लेवल का ही क्यों ना हो। मान लीजिए उसकी बात सुनने के बाद क्या था, आप तो वाकई में सेक्टर लीडर होने के लायक है। आपने वाकई में यहाँ पर सही बात की, बिल्कुल एक एल्डर्स की तरह। मास्टर मो वहाँ पर अपने स्टूडेंट हुरैन से कहते हैं कि हुरैन, मैं चाहता हूँ कि तुम इसके साथ रहो, जाओ इसे वहाँ पर लेकर जाओ ट्रेजर रूम में जहाँ पर खजाना पड़ा हुआ है, जहाँ पर हमारे मार्शल आर्ट्स की बुक्स और वेपन्स पड़े हुए हैं। तो वो कहता है ठीक है मास्टर, लेकिन सेकंड एल्डर इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होते, वो भी यहाँ पर नाराज ही लग रहे होते हैं। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है माउंटेन का दिखाया जाता है, जिसे क्रो पीक माउंटेन कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक बड़ा सा मास्टर क्रो का पुतला बना होता है, एक बड़ा सा स्टैचू बना होता है। तो जब वो लोग वहाँ पर स्टैचू के पास पहुंचता है तो हुरैन उसे कहता है कि ब्रदर, क्या तुम्हें पता है लेजेंडरी ट्रेजर ट्रोव ये कहाँ पर बना हुआ है? इसे हिमवली क्रो पीक कहा जाता है। हिमवली क्रो पीक क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी सी क्रो की मूर्ति बनी हुई है। सेक्टर के जितने भी ट्रेजर्स हैं, जो कि बड़े कीमती ट्रेजर हैं, उन सभी को यहीं पर इसी माउंटेन के ऊपर स्टोर करके रखा गया है। यहाँ तक कि यहाँ पर एक तो डिवाइन ट्रेजर्स भी हैं, अगर तुम चाहो तो वहाँ पर से तुम डिवाइन ट्रेजर्स को भी ले सकते हो, डिवाइन वेपन्स को ले सकते हो। जैसे वहाँ पर चलता हुआ आगे बढ़ रहा था, वहीं पर रुक जाता है, वो उस क्रो की मूर्ति की तरफ देखता है। तो हुरैन से कहता है कि ब्रदर, तुम्हें क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों रुक गए हो? क्या तुम यहाँ पर इस डिवाइन क्रो की मूर्ति को देख रहे हो? तुम इसको भी यहाँ पर एक्टिवेट कर सकते हो। क्या तुम्हें यहाँ पर सीक्रेट लैंग्वेज आती है जिससे तुम इस मूर्ति को एक्टिवेट कर सकते हो? तो मान लीजिए वहाँ पर सोच रहा था मैं इसको एक्टिवेट कैसे करूँ, क्योंकि ये खुद मैं ही हूँ। यहीं पर मान लीजिए को एक बैकग्राउंड का सीन याद आता है, जहाँ पर कुछ बच्चे जो होते हैं उस मूर्ति के ऊपर चिपके होते हैं, क्योंकि इन्हीं बच्चों ने यहाँ पर इस मूर्ति को बनाया था। यहाँ पर ये बच्चे जो होते हैं, ये पास्ट सेक्टर की बात है, जब यहाँ पर मिंगरैन हुआ करता था। मिंगरैन ने सेक्टर को बनाया और उसके बाद उसने अपने कुछ बच्चों को, कुछ डिसाइपल्स को यहाँ पर ट्रेन किया और उन बच्चों ने यहाँ पर मास्टर क्रो का एक बड़ा सा पुतला बना दिया। वो से कहते हैं कि लॉर्ड क्रो, यहाँ पर देखिए हमने आपका एक बड़ा सा पुतला बनाया है। यहाँ पर ये इसलिए बनाया ताकि सभी लोग यहाँ पर आए और आकर आपको रिस्पेक्ट दे, क्योंकि आप एक महान मास्टर हैं। उसके बाद से जो भी इस माउंटेन के ऊपर आएगा वो आकर यहाँ पर आपके सामने पहले अपना सर झुकाएगा, फिर आगे बढ़ेगा। मिंगरैन भी वहाँ पर आता और कहता है कि मैंने यहाँ पर इन लोगों को ये करने का नहीं कहा था, इन स्टूडेंट्स ने खुद ही यहाँ पर ये सब कुछ कर दिया, इसलिए मास्टर क्रो प्लीज गुस्सा मत होना। तो तीनों स्टूडेंट्स में से कहता है कि मास्टर क्रो, हमने आपकी महान कहानियों के बारे में सुना है, आपने हमारे मास्टर यानी हमारे सेक्टर लीडर को यहाँ पर सिखाया था, इसी वजह से हम लोग चाहते हैं कि आप यहाँ पर हमें भी सिखाएं। और इसी के साथ ही तीनों बच्चे जल्दी से जंप करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन मास्टर क्रो अपने डंडे के साथ तीनों के ऊपर अटैक करते हैं और कहते हैं कि दफा हो जाओ, मैं किसी को नहीं सिखाऊंगा। इसी के साथ ही सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर मान लीजिए से सोचने के बाद हंस रहा होता है, फिर साथ ही वो कहता है कौन सा मास्टर क्रो, मैंने किसी मास्टर क्रो के बारे में नहीं सुना। हुरैन उसे कहता है कि सीनियर ब्रदर, क्या वाकई में तुमने कभी भी लेजेंडरी क्रो मास्टर के बारे में नहीं सुना? तो वो कहता है नहीं, मैंने नहीं सुना। तो यहीं पर हम लोग अपने एपिसोड 13 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। राइज ऑफ एम्परर के एपिसोड 14 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमारा लीजी कहता है कौन सा लेजेंडरी मास्टर क्रो, मैंने उसके बारे में नहीं सुना। तो हुरैन से कहता है क्या वाकई में तुमने उसके बारे में नहीं सुना? चलो छोड़ो इस बात को, आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो उसी मूर्ति के पीछे कुछ दिखाई देता है। तो हमारा लीजी कहता है कि ये क्या, यहाँ पर कौन बैठा हुआ है? तो वो कहता है कि यहाँ पर ये बंदा जो बैठा हुआ है इसे यहाँ पर सजा मिली है, इसी वजह से इसे मूर्ति के साथ यहाँ पर चेन के साथ बांधा गया है। मुझे और मेरे मास्टर को भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, क्योंकि ये हमारे यहाँ पर आने से पहले से है। इस बंदे के बारे में मैंने कुछ कहानियां सुनी है। कुछ लोग कहते हैं कि ये कभी हमारे सेक्टर का एक स्टूडेंट हुआ करता था, लेकिन इसने कोई बहुत ही बड़ा क्राइम किया था, जिसकी वजह से इसे यहाँ पर मूर्ति के पास जंजीर के साथ बांध दिया गया है। पिछले कई सालों से यहाँ पर बंधा हुआ है और यहाँ पर इस मूर्ति की रक्षा करता है। मान लीजिए उसकी बात सुनने के बाद कहता है क्या वाकई में, लेकिन ये बंदा आखिर है कौन? ये तो वाकई में एक मिस्ट्री है। हुरैन आगे बढ़ता और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से तुम अपना मुंह चलाते हो, मुझे लगता है कहीं ऐसा ना कि तुम्हारा भी हाल ऐसा ही हो जाए। तो मान लीजिए उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो? तो वो कहता है नहीं, मैं तुम्हें धमकाने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन एक भाई की तरह तुम्हें बस मशवरा दे रहा हूँ कि तुम्हें यहाँ पर अपना मुंह थोड़ा चलाना चाहिए, क्योंकि तुम एल्डर्स के साथ पंगे लेते हो। उसके बाद वो लोग माउंटेन के ऊपर पहुंच जाते हैं। जब वो माउंटेन के ऊपर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर उनके सामने एक पैलेस होता है और उस पैलेस के अंदर बुक्स रखी होंगी और वहाँ पर बहुत सारे वेपन्स रखे होंगे। तो हुरैन कहता है कि देखो हम लोग पहुंच गए, हमारे सामने वही जगह है जहाँ पर हम लोग आए हैं। हमारी फैमिली का सारा ट्रेजर यहीं पर रखा जाता है। यहाँ पर ये ट्राइगोनल है, यहाँ पर 3 पैलेस हैं। 3 पैलेस के अंदर 3 अलग अलग चीजें रखी हुई है, यानी कि एक के अंदर लाइब्रेरी है, दूसरे के अंदर वेपन्स और तीसरे के अंदर एलिक्सर्स वगैरह रखे हुए हैं। यहाँ
पर तीनों बिल्डिंग्स के अंदर जाना और वहाँ पर से अपने लिए एक एक चीज लेनी है, जैसा कि एल्डर ने यहाँ पर हमें रिवार्ड देने का कहा है। यहाँ पर हमेशा ही बहुत सारे डिसाइपल्स आते हैं, क्योंकि हमारे एल्डर्स के स्पेशल डिसाइपल्स को यहाँ पर आने की इजाजत होती है। वो लोग यहाँ पर आते हैं और आकर अपने लिए मार्शल आर्ट्स की बुक्स को ले सकते हैं। वहाँ पर तारीफें खा रहा होता है कि हमारे पास यहाँ पर बहुत कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ लीजी से कहता है क्या बस हमारे पास इतना ही है? मुझे तो लगा था कि हमारे पास बहुत कुछ होगा। ये बात सुनने के बाद बाकी के सभी स्टूडेंट्स की बात सुनने के बाद घूरना शुरू कर देते हैं कि यार कौन है ये लड़का जो हमारे सेक्टर की इंसल्ट कर रहा है। हमारा हुरैन उसे कहता है कि ब्रदर प्लीज शांत हो जाइए, तुम क्या कह रहे हो? बाकी के सभी लोग हमें घूर रहे हैं, तुम्हें इस तरह की बातें खुले में नहीं कहनी चाहिए, ये सभी लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। तुम्हारा लीजी उसे कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और उसके बाद उसे कहता है चलो जल्दी से मेरे साथ आओ, हम लोग लाइब्रेरी में चलते हैं। और वहाँ लीजी उसे अपने साथ लेकर लाइब्रेरी में चला जाता है। जब वो लाइब्रेरी में पहुंचते तो वहाँ पर भी काफी सारे डिसाइपल्स होते हैं। वैसे एक डिसाइपल जिसका नाम हु होता है, तो हु वहाँ पर उसे देखते ही कहता है क्या ये वाकई में वही है? दूसरा डिसाइपल उसे कहता है हाँ ये वही है, मैंने इसके बारे में सुना, बल्कि मैंने इसे देखा भी है। इसका नाम लीजी है, इसने हमारे तो कुछ ही दिन पहले यहाँ पर हमारे सेक्टर को ज्वाइन किया था और जो प्राइम डिसाइपल बन चुका है। तो ब्रदर हु कहता है कि जरा देखो तुझे एक ऐसा लड़का जिसके पास कल्टीवेशन ही नहीं है, उसके पास कल्टीवेशन की बेस ही नहीं है, वो यहाँ पर एंशिएंट ऑर्डर को यूज करते हुए हमारे सेक्टर का प्राइम डिसाइपल बन गया। लगता है कि हमारे सेक्टर के इतने बुरे दिन आ गए हैं। दूसरा उसे कहता है कि मैंने सुना है कि इसके पास कल्टीवेशन बेस ही नहीं है, यानी कि ये जिंदगी में कभी कल्टीवेट नहीं कर पाएगा। यहाँ पर एक और होता है, वो कहता है कि मैंने इस लड़के के बारे में सुना है कि ये 9 डीमन स्टेट सेक्टर का एक स्पाई है, यानी कि एक जासूस है। उसे कहता है क्या तुम वाकई में सीरियस हो? तुम्हारा हुरैन उन सभी लोगों की बातें सुन रहा था। जबकि चौथा यहाँ पर कहता है कि मैंने सुना है कि इसने ओल्ड डेविल को बहुत ज्यादा रिश्वत दी थी, उसको इतनी ज्यादा रिश्वत दी थी कि उसने यहाँ पर अपना एंशिएंट ऑर्डर इस लड़के को दे दिया। ये लड़का कुछ बहुत ही पैसे वाला लगता है। तो हुरैन कहता है कि ये सभी लोग यहाँ पर तरह तरह की बातें कर रहे हैं, क्या तुमने सुना ये सभी लोग यहाँ पर अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि तुमसे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, जैसे कि तुम्हारे पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। उसे कहता है कि उन सभी लोगों को यहाँ पर बकवास करने दो, क्योंकि उन सभी लोगों का काम है बातें करना, लोगों का तो काम ही होता है। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम यहाँ पर अपने ऊपर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हो। क्या तुम्हें मुझे देखकर लगता है कि मैं यहाँ पर इनकी बातों के साथ बिल्कुल प्रभावित हो रहा हूँ? चलो छोड़ो इन सभी लोगों को, कुत्ते तो भौंकते ही रहते हैं। चलो जल्दी से हम लोग यहाँ पर अपने लिए मार्शल आर्ट्स की बुक्स को चूज करते हैं और इसी के साथ वो शेल्फ के अंदर रखी हुई मार्शल आर्ट्स की बुक्स को देखना शुरू कर देते हैं। हुरैन उसे कहता है कि यहाँ पर तो सारी की सारी लो लेवल की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स पड़ी हुई है, ये सारी कॉमन मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है और ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। चलो मेरे साथ हम लोग दूसरी तरफ चलते हैं जहाँ पर हाई ग्रेड की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स रखी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई भी टेक्निक नहीं है जो हमारे काम आ सके। यहाँ पर इस शेल्फ में जितनी तलवारें जितनी टेक्निक रखी हुई है वो सारी की सारी तलवारबाजी की टेक्निक्स हैं और तुम्हारे पास तो पहले इनविजिबल ब्लेड टेक्निक है, उसके अलावा तुम यहाँ पर और कौन सी लेने वाले हो? लीजियो से कहता है कितनी भी क्या जल्दी है, हम लोग दूसरी तरफ भी जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पर एक चीज मिल गई है। देखो यहाँ पर मुझे क्या मिला, तो उसे वहाँ पर एक हिमली ब्लेड टेक्निक मिलती है। अब हमारा लीजी वहाँ पर से बुक को निकालने लगता है। इसी के साथ ही ब्रदर हु अपने साथियों के साथ वहाँ पर पहुंच जाता है और उसे कहता है तो तुम ही हमारे नए प्राइम डिसाइपल हो लीजी, तो तुम ही वो डिसाइपल हो। तो लीजी उसकी बात सुनने के बाद कहता है हाँ मैं ही तुम्हारे सेक्टर का प्राइम डिसाइपल हूँ। तो ब्रदर हु से कहता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे बच्चे हो जिसने यहाँ पर रिश्वत या फिर किसी न किसी ट्रिकरी को यूज करते हुए प्राइम डिसाइपल की पोजीशन को हासिल कर लिया, इसलिए हम सभी डिसाइपल्स यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी अपना प्राइम डिसाइपल नहीं मानते, हम तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि हमारे से तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा हार्ड टाइम मिलने वाला है। तो हुरैन उसे कहता है कि जाओ, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है, तुम यहाँ पर इसके साथ इस तरह से बात कैसे कर सकते हो? मान लीजिए उसकी बातें सुनने के बाद बिल्कुल खामोश होता है, वो उसे आगे से कुछ भी नहीं कह रहा था। तो हु उसे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हें हमारी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई? जबकि मान लीजिए उसकी बात सुनने के बाद पीछे घूम जाता है और फिर से कहता है कि मैं पता नहीं यहाँ पर कहाँ पर पहुंचा था, मुझे फिर से वो किताब ढूंढनी पड़ेगी जो मैं उस वक्त देख रहा था। कि उसकी बात सुनने के बाद जाहू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझे इग्नोर करने की? तो जैसे वो आगे बढ़ने लगता है, इसी के साथ ही हुरैन उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि जाहू बस बहुत हो गया, तुम यहाँ पर इसको बिल्कुल परेशान नहीं कर सकते, ये हमारे सेक्टर का प्राइम डिसाइपल है और एक आम डिसाइपल होने के नाते तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम यहाँ पर इसकी रिस्पेक्ट करो, यहाँ पर इसे माफी मांगनी होगी। तो जाहू उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि जूनियर ब्रदर हाउ रैन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर किसी प्राइम डिसाइपल के कुत्ते बनकर हमारे हाथों से बच जाओगे? तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर हमारे सामने इस तरह से बात कर सकते हो? इसके साथ ही उसे कॉलर से पकड़ता और कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे प्राइम डिसाइपल को भी पीटने वाला हूँ, तो तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम यहाँ पर हम दोनों के मसले के बीच में आए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मैं बीच में आकर टोकने की? तो हुरैन उसे कहता है कि बेवकूफ कहेंगे, मैं बस यहाँ पर तुम्हारी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, लगता है कि तुम यहाँ पर हमारे प्राइम डिसाइपल लीजी के बारे में जानते नहीं हो। लीजी बड़ी आसानी के साथ ट्रू फेट राम के बंदे को भी मार सकता है, इसने डीमन सेक्टर के एल्डर्स की जान ली है, तो तुम इसके सामने क्या हो? चुटकी बजाकर तुम्हें मार सकता है। सुनने के बाद जाहू गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, लगता है कि तुम मरना चाहते हो। तो जब वो उसे पंच मारने लगता है, हमारा लीजी बीच में आता है और आकर अपने डंडे के साथ उसको ब्लॉक करता है और कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये फाइट करने के लिए सही जगह है? हमें यहाँ पर नहीं फाइट करना चाहती है, अगर तुम यहाँ पर फाइट करना चाहते हो तो फिर मुझे लगता है कि मैं बाहर चले जाना चाहिए, चलो बाहर जाकर गार्डन में फाइट करते हैं। तो जाहू से कहता है कि चलो फिर ठीक है, हम लोग बाहर चल के फाइट करते हैं, लेकिन यहाँ पर शर्त लगाकर फाइट करेंगे, अगर मैं यहाँ पर जीता हूँ और तुम हारते हो तो तुम्हें सेक्टर को छोड़कर जाना होगा। लीजी उसे कहता है ठीक है कोई मसला नहीं है। तो ठीक है, उसे कहता है कि ब्रदर ली मुझे लगता है कि इन सभी लोगों को दिखाने का वक्त आ चुका है कि आखिर हम लोग कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुम्हारा लीजी उसे कहता है कि हाँ तुमने
बिल्कुल ठीक है, इन सभी लोगों को अपनी ताकत दिखाने का वक्त आ चुका है। तो वो उनसे कहता है कि इस वक्त हुरैन तुम लोगों से फाइट करेगा और अपनी ट्रू स्ट्रेंथ तुम्हें दिखाएगा। ये बात सुनने के बाद हुरैन चिल्लाकर उसे कहता है कि ब्रदर क्या हो गया, तुम यहाँ पर किस तरह का मजाक कर रहे हो, मैं यहाँ पर कैसे फाइट कर सकता हूँ। मान लीजिए उन लोगों से कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर हुरैन यहाँ पर हार जाता है तो फिर इसकी जगह के ऊपर मैं सेक्टर को छोड़कर जाऊंगा, यानी कि शर्त वही रहेगी। ये बात सुनने के बाद ज़ाहू से कहता है तो फिर ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है, जल्दी से बाहर आ जाओ और हम लोग फाइट करेंगे, अभी यहाँ पर इसी वक्त फाइट करेंगे। ज़ाहू के बाहर चले जाने के बाद हुरैन कहता है कि ब्रदर लीजिए तुमने क्या कहा दिया, तुमने यहाँ पर मुझे बुरा फंसा दिया, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उससे फाइट कर सकता हूँ? मैं बस एक आउटर डिसाइपल हूँ और वो एक इनर डिसाइपल है। तो मान लीजिए उसे कहता है कि तुम मास्टर मो के डिसाइपल हो, मास्टर मो के डिसाइपल होने के नाते तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत तो होनी चाहिए कि तुम सामने वाले ओपोनेंट को हरा सको। उसे कहता है कि मैं यहाँ पर मास्टर मो का डिसाइपल तो हूँ, लेकिन मास्टर मो बिल्कुल एक बुद्धिस्ट की तरह है, यानी कि वो हमेशा शांति प्रिय रहते हैं, वो कभी भी मुझे फाइट करने का दर्श नहीं देते, वो सिर्फ और सिर्फ मुझे अपनी टेक्निक्स के साथ कपड़े धोने और इस तरह की चीजें यानी बर्तन धोने, सफाई करना, इसी तरह के काम करवाते रहते हैं, कभी मुझे फाइटिंग की तरफ जाने ही नहीं देते। सिर्फ और सिर्फ मास्टर मो की वजह से मैं अपनी कल्टीवेशन को आगे नहीं बढ़ा पा रहा, इसी वजह से मुझे आउटर डिसाइपल्स में वहाँ पर कपड़े धोने और इस तरह की ड्यूटीज दी जाती है, यानी चोर का वर्क दिया जाता है। मान लीजिए उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, फाइट स्टार्ट होने के बाद वहाँ पर मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताऊंगा जिसके साथ तुम फाइट को बड़ी आसानी से जीत जाओगे। अच्छी तरह से पता है कि मैं फाइट को जितवा सकता हूँ जब तक मैं यहाँ पर तुम फाइट को नहीं हारोगे। तो हुरैन से कहता है कि वाकई में। इसके साथ ही वो लोग बाहर पहुंच जाते हैं। बाहर आने के बाद एक तरफ हुरैन होता है, दूसरी तरफ से ज़ाहू होता है। ज़ाहू से कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर मौत से डर लग रहा है या फिर तुम्हें डर लगता है तो फिर तुम्हें अभी यहाँ पर सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो टाइगर स्वर्ड है इसकी आंखें नहीं है और ये किसी वक्त भी तुम्हारी गर्दन काट सकती है। जबकि हमारा हुरैन उसे कहता है कि चलो जल्दी से आ जाओ, देखते हैं कि यहाँ पर कौन किसको मारता है। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 14 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जहाँ पर हमारा लीजी जो होता है वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और साथ ही बैट भी लगाता है। इसी तरफ एक इनर डिसाइपल जिसका नाम ज़ाहू होता है वो फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है और उसके साथ इसकी फाइट होने वाली है वो हमारा ब्रदर हुरैन होने वाला है। तो हमारा लीजी जो होता है अपनी जगह के ऊपर हुरैन को वहाँ पर भेजता है। तो हुरैन काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि लीजी ने उससे कहा था कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की क्या जरूरत है। और इसी के साथ ही हमारा लीजी साइड के ऊपर खड़ा होकर उसे कहता है कि हुरैन तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है और नर्वस होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम यहाँ पर मेरे इंस्ट्रक्शंस को सुनते रहोगे तो मुझे लगता है कि यहाँ तुम बड़ी आसानी से अपने मैच को जीत जाओगे। तुम्हारा ओपोनेंट जो है यहाँ पर से डर कर भाग जाएगा। सुनने के बाद हुरैन उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जल्दी से मुझे बताओ कि मुझे अब यहाँ पर किस तरह फाइट करनी है, मुझे तरीका बताओ कैसे फाइट करेंगे। तुम्हारा लीजी उसे कहता है कि बस तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल फ्री होकर फाइट करनी होगी, यानी कि फ्री स्टाइल में फाइट करो, तुम्हें यहाँ पर किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने स्टाइल में फाइट करो। तो ये बात सुनने के बाद हुरैन कहता है ये क्या बकवास है, मुझे लगा था कि तुम यहाँ पर मुझे कुछ टेक्निक्स यहाँ पर टिप्स देने वाले हो, लेकिन तुम यहाँ पर कह रहे हो कि मुझे ही फाइट करनी है। वो वहाँ पर हमारे लीजी की तरफ देख रहा होता है। इसी के साथ ही ब्रदर ज़ाहू जो होता है अपना ब्लेड लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ आता है। वो अपनी तलवार घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंचता है। अपनी तलवार को घुमाते हुए जब उसके ऊपर अटैक करता है तो हुरैन अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए अपनी वाटर टेक्निक को यूज करते हुए सामने एक शील्ड बनाता है, लेकिन उसकी शील्ड बड़ी आसानी से स्कैटर हो जाती है क्योंकि सामने से ब्रदर ज़ाहू का अटैक जो होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। तो वो कहता है कि इसका अटैक तो बहुत ज्यादा पावरफुल था, अगर इस तरह के 2-4 और अटैक हुए तो फिर तो मैं तो मारा जाऊंगा। और उसके अटैक की वजह से हमारा हुरैन पीछे की तरफ गिर जाता है। तो हुरैन पीछे गिरने के बाद कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मैं तो इसके एक मूव को भी यहाँ पर ब्लॉक नहीं कर पाया। इसी के साथ ही वो कहता है क्यों ना यहाँ पर मैं अटैक करने की कोशिश करूं। इसी के साथ ही अपनी तलवार लेकर अपनी वाटर आर्ट को यूज करते हुए अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो वहाँ पर जो लड़के खड़े होते हैं वो लोग कहते हैं, तो यहाँ पर हुरैन की बात की जाए तो वो एक आउटर डिसाइपल है। एक आउटर डिसाइपल के पास इतनी कमाल की स्पिरिट है, यानी इसके पास जो वाटर स्पिरिट है इसकी मदद से ये बड़ी आसानी से अपने ओपोनेंट्स को हरा सकता है। दूसरा उसे कहता है कि इतनी कमाल की वाटर स्पिरिट होने का फायदा ही क्या, जब इन दोनों के दरमियान में कल्टीवेशन का गैप बहुत ज्यादा बड़ा है, एक इनर डिसाइपल की कल्टीवेशन ज्यादा होती है। और इसी के साथ ही हुरैन जो था अपनी तलवार लेकर जब ज़ाहू के ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंचता है तो उसी वक्त ज़ाहू उसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से हुरैन पीछे की तरफ गिर जाता है। जब वो पीछे की तरफ गिर जाता है तो उसके गिरने के बाद वो सीधा लीजी के पास जाता है। तुम्हारा लीजी उसे कहता है कि तो काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग है, तुम यहाँ पर बड़ी आसानी से मार खा रहे हो, तुम तो मेरा नाम खराब कर दोगे। हुरैन पीछे गिरने के बाद से कहता है कि पता लीजी तुमने तो कहा था कि तुम यहाँ पर मुझे तरीका बताओगे इसको हराने का और तुम मेरे साथ हो, लेकिन यहाँ पर तुम मेरी कोई भी मदद नहीं कर पा रहे। तुम्हारा लीजी उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर वाटर आर्ट को मार्शल किया है, वाटर आर्ट की मार्शल आर्ट की टेक्निक काफी ज्यादा स्पेशल है, लेकिन तुम जिस तरीके से इसको यहाँ पर यूज कर रहे हो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें अपनी मार्शल आर्ट को कैसे यूज करना है। और इसी के साथ ही उसके कार्ड में से कुछ बताता और कहता है कि तुम्हें बिल्कुल ऐसे करना है। और उसकी बातें सुनने के बाद हमारा हुरैन कहता है अच्छा क्या वाकई में ये काम करेगा। जबकि दूसरी तरफ वहाँ पर ब्रदर ज़ाहू कहता है कि देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक लूजर दूसरे लूजर को एडवाइस कर रहा है, लगता है कि एक लूजर दूसरे लूजर को यहाँ पर सिखा सकता है, ये तो एक बहुत बड़ा मजाक है। साथ ही उनसे कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर कितनी देर तक फ्लर्ट करते रहोगे, तुम दोनों यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है तो लड़कियां आपस में
में फ्लर्ट कर रही हैं। तुम्हारे ग्रैंडपा जाहू के पास ज्यादा पेशेंस नहीं है, मेरे पास ज्यादा सब्र नहीं है, इसी वजह से मैं अटैक करने के लिए आने वाला हूँ। जबकि वहाँ लीजी उसे कहता है कि मेरी बातों को याद रखना और जैसा मैंने कहा बिल्कुल वैसा ही करना। तो वो कहता है ठीक है, और इसी के साथ ही हुरैन जो होता है वो आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर और ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, अब जबकि मैं यहाँ पर आ गया तो तुम डायरेक्टली हारने वाले हो। तो जाहू उसे कहता है कि अच्छा ठीक है चलो फाइट स्टार्ट करते हैं। तो हुरैन भी अपनी तलवार के ऊपर अपनी वाटर स्पिरिट को एक्टिवेट करता है और साथ ही अपने वाटर को वहां पर स्कैटर कर देता है। उसका वाटर उड़ता हुआ आगे की तरफ जाता है। जब वो वाटर उसके इर्द गिर्द उड़ रहा होता है तो इसी के साथ ही वो कहता है ये क्या, मुझे तो लगा था कि उस बच्चे ने तुम्हें यहाँ पर कोई स्पेशल टिप दी होगी, लेकिन उसने तुम्हें जो टिप दिया वो टिप तो किसी भी काम की नहीं है। तुमने अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड को यहाँ पर अपनी एनर्जी के साथ अपने वाटर टेक्निक के साथ कवर नहीं किया, यानी कि तुम उसे शील्ड के तौर पर यूज नहीं कर पाओगे और तुमने इसे हवा में स्कैटर कर दिया है। लगता है कि तुम्हें यहाँ पर किसी ने गलत सिखा दिया है। जबकि मैं तुम्हारे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ूंगा तो अगर तुमने अपनी वाटर शील्ड को यूज नहीं किया तो फिर तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मरने वाले हो। जबकि उसी वक्त उसे याद आता है कि लीजी ने उसके कान में क्या कहा था। लीजी ने उसे कहा था कि तुम्हें यहाँ पर फील फ्री फाइट का मतलब ये था, तुम्हें यहाँ पर वाटर आर्ट को इस तरह यूज करना है जिस तरह तुम इसे डेली रूटीन में यूज करते हो। तो हुरैन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर डेली रूटीन में अपनी वाटर आर्ट को कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। वाटर आर्ट के साथ मैं कपड़ों को बड़ी आसानी से वॉश कर सकता हूँ। तुम्हारा लीजी उसे कहता है तो बस यही तरीका तुम्हें यहाँ पर भी यूज करना है। तुम वाटर आर्ट की मदद से कपड़ों को धोते हो, इसी तरह तुम्हें यहाँ पर ब्रदर जाहू को हराना होगा। बस यही समझो कि इसके अंदर बंदा नहीं है बल्कि सिर्फ और सिर्फ कपड़े हैं। तुम्हें उसके कपड़ों को यहाँ पर धोना है और कपड़ों के साथ वो बंदा खुद भी धुल जाएगा। ये बात सुनने के बाद वो कहता है क्या तुम्हें लगता है तरीका काम करेगा? तो वो कहता है हाँ ये काम करेगा। तुम्हारा लीजी उसे कहता है कि जो तुम्हारी फर्स्ट एड टेक्निक है जिसको तुमने बहुत बार प्रैक्टिस किया और किसी ऐसी टेक्निक को यूज मत करो जिसे तुम सिर्फ और सिर्फ कभी कभी इस्तेमाल करते हो। तो इसका मतलब यह है कि तुम इसी टेक्निक को, कपड़े धोने वाली टेक्निक को यूज करते हुए जीत सकते हो। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि हमारा हुरैन जो होता है अपने वाटर ड्रॉप्स को अपने ब्रदर जाहू की बॉडी की तरफ भेज देता है और जाकर उसके कपड़ों के अंदर चले जाते हैं। जब वो कपड़ों के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो इसी के साथ ही ब्रदर जाहू जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंच जाता है और कहता है कि चलो जल्दी से आप मेरे सामने सर झुका लो और माफी की भीख मांगो क्योंकि अब जहाँ पर तुम मेरे हाथ से मरने वाले हो। ब्रदर जाहू उसके बिल्कुल करीब पहुंचा अपने ब्लेड को घुमाकर उसकी गर्दन काटने वाला होता है कि उसी वक्त हमारा हुरैन कहता है कि मुझे यहाँ पर इसको ट्राई करके देखना चाहिए, मुझे लगता है कि ये काम करेगा। और इसी के साथ वो अपने वाटर ड्रॉप्स को उसकी बॉडी के अंदर भेज देता है। जब वाटर ड्रॉप्स उसकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो वो आसपास की ह्यूमिडिटी को महसूस कर सकता है। वो कहता है कि मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है, मुझे उसकी बॉडी मूवमेंट्स महसूस हो रही है क्योंकि ये वाटर जो मैंने भेजा था उसकी बॉडी के करीब चला गया जिसकी वजह से मुझे उसकी मूवमेंट्स महसूस हो रही है। और वो जल्दी से जंप करते हुए उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। देखने के बाद जाहू काफी ज्यादा हैरान होता है और इसी के साथ ही हमारा हुरैन जो था अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करता है जिसको वो भी बड़ी आसानी से अटैक को अवॉइड कर लेता है। इसके साथ ही हमारा हुरैन कहता है कि अब मुझे यहाँ पर सारे के सारे पानी को अपनी स्वॉर्ड की टिप के ऊपर इकट्ठा करना होगा और स्वॉर्ड की टिप के ऊपर इकट्ठा करने के बाद इसी के साथ ही मैं यहाँ पर धोने की प्रक्रिया को स्टार्ट कर सकता हूँ और अपनी तलवार के साथ सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है। जब वो स्ट्राइक लगाता है तो जाहू की बॉडी के अंदर पहले से वहां पर पानी था और अब उसके टिप के ऊपर पानी होने की वजह से वो वहां पर ऊपर से गोल चक्कर की तरह घूमना शुरू कर देता है। जाहू से बिल्कुल कपड़े की तरह वहां पर घुमाता है, फिर साथ ही पानी की मदद से अपनी तलवार को बेंड करता है। अपनी तलवार को बेंड करने के साथ जब जाहू ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा था वो तलवार को बेंड करके उसको छोड़ता है तो वो सीधी जाकर उसके मुंह के ऊपर लगती है। जब उसकी तलवार उसके मुंह पर लगती है तो इसी के साथ ही जाहू पीछे जाकर गिरता है, उसके हाथ से उसका ब्लेड भी छूट जाता है और उस बेचारे के मुंह से खून निकल आता है और वो ग्राउंड के ऊपर जाकर पटकता है, वहीं पर बेहोश हो जाता है। ब्रदर हुरैन कहता है कि मैंने यहाँ पर क्लीनिंग कंप्लीट कर दी, इसकी बॉडी के अंदर से जितने भी मैल थी वो सारी मैंने निकाल दिया। तो उसके साथ ही भागते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि ब्रदर जाओ क्या तुम ठीक हो? साथ ही आकर उसको उठा लेते हैं और कहते हैं कि ब्रदर जाओ यहाँ पर एक आउटर डिसिपल से हार गए। दूसरा लड़का उसे कहता है हाँ ये तो हार गया लेकिन जरा इसके कपड़े तो देखो कितने ज्यादा चमक रहे हैं जैसे कि अभी अभी धुले हैं। तो वो लड़के जाते हुए यहाँ पर हुरैन को धमकी देकर जाते हैं कि तुम्हें यहाँ पर ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सब कुछ खत्म हो गया क्योंकि ये सब कुछ इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता, बस तुम इंतजार करो, बहुत ही जल्दी हमारे सीनियर ब्रदर यहाँ पर आएंगे और तुमसे बदला लेंगे। उनके वहां चले जाने के बाद हुरैन बहुत ज्यादा खुश होता है और वो लीजी से कहता है कि सीनियर ब्रदर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर फाइट को जीत सका हूँ, तुम्हारी टिप्स की वजह से। और जैसे वो पीछे की तरफ घूमता है तो हमारे लीजी ने वहाँ पर बहुत सारी बुक्स उठा रखी होती है, वो बहुत सारी बुक्स के लाइब्रेरी से उठाकर लाया होता है, वहाँ पर स्टॉल लगाकर खड़ा होता है और कहता है हाँ ठीक है तुम जीत गए, आप जल्दी से मेरी मदद करो, ये स्क्रिप्चर्स में अंदर से उठाकर लाया हो, इन सभी को उठाकर मेरे रूम तक ले चलो। कहता है लेकिन तुम इतनी सारी बुक्स कहाँ पर से लेकर आओ, वैसे भी यहाँ पर एल्डर से मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बुक उठाने की इजाजत दी थी, तुम इतनी सारी क्यों उठा लाए हो? लीजी उसे कहता है कि तुम मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं करोगे, मैं जितनी की बुक्स लेकर आया हूँ ये सारे का सारा एक ही स्क्रिप्चर है, यानी कि इसके साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्शल आर्ट्स की टेक्निक बनने वाली है, तो तुम्हें यहाँ पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो हुरैन उसे कहता है लेकिन यहाँ पर तुम्हारे पास तो अलग अलग मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स हैं, ये सारी की सारी कॉमन मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स और सारी अलग अलग हैं। वहाँ लीजी उसे कहता है कि मैं ये सारी की सारी कॉमन टेक्निक्स अपने लिए रखने वाला हूँ, ये सारी कॉमन टेक्निक्स का सेट मुझे अपने लिए चाहिए दूंगा। तो उसे कहता है अच्छा ठीक है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ना ही मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ आर्ग्यू कर सकता हूँ, यानी बहस कर सकता हूँ, क्योंकि मैं काफी ज्यादा थका हुआ हूँ, आज की फाइट के बाद मुझे जाकर रेस्ट करनी होगी, तो मैं जा रहा हूँ। तुम्हारे लीजी उसे कहता है हाँ ठीक है, जल्दी से तुम वापस चले जाओ, जाकर रेस्ट करो, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। रात इन सभी बुक्स के साथ मैं मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग
ट्रेनिंग करने वाला हूँ। तो इसी के साथ ही जो हुरैन होता है वो वहाँ पर रूम से बाहर निकल जाता है, चला जाता है। जबकि उसके चले जाने के बाद हमारा लीजी कहता है तो अब वक्त आ चुका है यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करने का, ये सारी बुक्स मेरे काम आएंगे। और साथ ही वो एक कागज उठाता है, मोमबत्ती के साथ उसको जलाता है, फिर साथ ही इन बुक्स के ऊपर फेंक देता है और सारी की सारी बुक्स को आग लगा देता है। तो हमारा लीजी कहता है कि जैसे मैंने पहले कहा था ये सारी की सारी एक सिंगल स्क्रिप्चर है। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 15 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लीजी लाइब्रेरी के अंदर से जितनी बुक्स लेकर आता है वो सारी की सारी बुक्स को अपने हाल में रखता है, वहां पर उनको आग लगा देता है और कहता है कि जैसा मैंने कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बुक है, यानी एक ही मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है जो कि इन सभी टेक्निक बुक्स के ऊपर लिखी हुई है। इसी के साथ ही उन बुक्स को दिखाते हैं कि वो बुक्स जल रही होती है, तो वहाँ पर लिखा होता है फिजिक्स स्क्रिप्चर, यानी कि उसके ऊपर लिखा होता है कि ये एक ही बुक है। तो जहाँ पर इन सारी बुक्स को जलाने का मकसद यही था कि इन सभी बुक्स को एक साथ अगर जलाया जाएगा तो इन सभी के जलने के बाद यहाँ पर एक और नई बुक निकलेगी और उस बुक के साथ उन्हें एक टेक्निक मिलेगी, एक टेक्निक जो कि बहुत ज्यादा स्पेशल टेक्निक होने वाली है। तो हमारा लीजी कहता है कि पास्ट में जब इस सेक्टर को बनाया गया था उस वक्त इस स्पेशल टेक्निक की सिक्योरिटी का जिम्मा मुझे दिया गया था ताकि मैं इसको सेफ रख सकूं। आज यहाँ पर इतने सालों के बाद इसे मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। एम्परर मिंगरेन जो कभी मेरा स्टूडेंट हुआ करता था उसने पास्ट में एक बहुत ही स्पेशल बॉडी को मास्टर किया था, एक स्पेशल बॉडी जिसका नाम था सोलर इमॉर्टल फिजिक था। उसने स्पेशल फिजिक को मास्टर किया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ इन्हीं बुक्स को पढ़ते हुए। और इसी तरह मैं भी यहाँ पर एक स्पेशल फिजिक को मास्टर करने वाला हूँ, लेकिन ये वाली फिजिक जो है ये सोलर फिजिक से ज्यादा स्पेशल होने वाली है। और इसी के साथ ही वहाँ पर से काफी सारी लाइट निकलती है। जब वहाँ पर बुक्स के जलने के बाद लाइट निकलती है तो सारी लाइट उसकी बॉडी को आकर कवर कर लेती है और हमारे लीजी की बॉडी जो होती है उस लाइट के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। लीजी कहता है कि फिलहाल के लिए मुझे नहीं पता कि यहाँ पर मुझे कौन सी फिजिक मिलने वाली है, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी फिजिक मिलेगी वो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है, सोलर टेक्निक से तो ज्यादा स्पेशल होगी। तो हमारा लीजी जो होता है जब दोबारा अपनी आंखें खोलता है तो वो एक सी के अंदर होता है, एक सी जो कि ब्लड से बना होता है, वहां पर एक हार्ट होता है, वो हार्ट के ऊपर खड़ा होता है। तो हमारा लीजी कहता है कि ये क्या, ये तो एक हार्ट है जो कि पंप कर रहा है और यहाँ पर एक समुद्र है। और साथ ही वो साइड के ऊपर देखता है तो वहां पर एक टाइड आती है, एक बड़ा सा सुनामी आता है जिसके साथ एक बड़ी सी लहर उठती है और उस बड़ी सी लहर के साथ वो ब्लड जो होता है वो सीधा आकर उस हार्ट के ऊपर गिरता है, जिसके साथ हमारा लीजी उस ब्लड के नीचे आ जाता है और उसके पूरे की पूरी बॉडी वहां पर ब्लड के साथ गीली हो जाती है। तो लीजी वहीं पर नीचे बैठ जाता है और खांस रहा होता है, कहता है कि अगर मुझे पता होता कि यहाँ पर ब्लड है तो मैं छतरी लेकर आता। हालांकि ये बड़ी सी वेव जो है ये यहाँ पर मेरे ऊपर और इस हार्ट के ऊपर पड़ रही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे हार्ट के ऊपर पड़ रही है, यानी कि मुझे हार्ट में बहुत सा दर्द महसूस हो रहा है। लीजी इसी के साथ उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि चलो देखते हैं कि ये कितना ज्यादा टेरिफाइंग हो सकता है, ये कितना खतरनाक हो सकता है, ये तो वक्त ही बताएगा, चलो देख लेते हैं। तो लीजी फिर से उठकर खड़ा हो जाता है, वो अपने आसपास देखता है तो वहां पर पानी बहुत ज्यादा शांत होता है। वो कहता है कि ये क्या, ये पानी तो बहुत ज्यादा शांत है। और इसी के साथ ही वो वहां पर बैठ जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, सिर्फ एक ही बार यहाँ पर टाइड आनी थी। फिर साथ ही ग्राउंड हिलना शुरू हो जाता है। वो कहता है कि ये क्या हो रहा है। साथ ही वो साइड के ऊपर देखता है तो वहां पर से बड़ी बड़ी लहरें आ रही होती हैं और इस बार जो लहरें होती है वो बहुत ज्यादा ऊंची होती है, इतनी ज्यादा ऊंची होती है कि हमारा लीजी कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा ऊंची है, एक माउंटेन की तरह बहुत ज्यादा ऊंची। अगर मैं इसके नीचे दब गया तो फिर तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर सभी को फेस कर लिया तो फिर मैं इसे कंप्रीहेंड कर सकता हूँ और मुझे यहाँ पर एक स्पेशल फिजिक मिल जाएगी। और वो सारी की सारी पानी की वेव जो होती है, यानी खून की वेव जो होती है, उसकी बॉडी के ऊपर आकर गिरती है। इसे हमें अगले दिन का दिखाया जाता है। अगले दिन सुबह सुबह हुरैन को दिखाते हैं कि हुरैन जो होता है वो भागता हुआ लीजी के रूम की तरफ जा रहा था। जब वो जा रहा था वहीं पर साइड के ऊपर एक दीवार के ऊपर दिखाते हैं कि लड़का खड़ा होता है। वो लड़का अपने नाइफ्स को उसकी तरफ फेंकता है तो वो नाइफ उसके पाँव में आकर लगते हैं, जिसके साथ ही हुरैन जल्दी जंप करते पीछे की तरफ हटता है और कहता है कौन है वहां पर, किसने इतनी हिम्मत की मेरे पर अटैक करने की। वहां पर दीवार के ऊपर एक लड़का खड़ा होता है, वो उसे कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर प्राइम डिसाइपल का पर्सनल डॉग है, मेरे पर भौंकने की कोशिश कर रहा है। तो ब्रदर हुरैन उसे देखते पहचान जाता है और कहता है कि ब्रदर ल्यू जान, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मेरे पर अटैक क्यों कर रहे हो। तो ल्यू जान उसे कहता है कि तुम इतनी जल्दी में कहाँ पर जा रहे हो, यहाँ पर मेरे साथ आओ और आकर मुझसे बात करो, मुझे लगता है कि हम दोनों को आपस में बात करनी चाहिए। हुरैन उसे कहता है कि ब्रदर ल्यू जान, इस वक्त मुझे बहुत ही जरूरी काम है, मुझे एक बहुत ही जरूरी काम से जाना है, इसी वजह से तुम यहाँ पर मेरे लिए मुश्किल क्रिएट नहीं करोगे, प्लीज मेरे लिए मुश्किल क्रिएट मत करो, मुझे एक जरूरी काम करना है। तो इसी के साथ ही वो आगे बढ़ने लगता है, जबकि वो उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कौन सा जरूरी काम है। वो कहता है कि लास्ट टाइम इन लोगों ने ब्रदर जाऊ को बहुत ही बुरी तरह हर्ट किया था और आज यहाँ पर मैं इस बात का बदला लेकर रहूंगा, क्योंकि तुमने उसे नुकसान पहुंचाया था, तुमने उसे बुरी तरह जख्मी किया था, इसी वजह से बदला तुमसे लिया जाएगा। ठीक है, साथ ही वहाँ पर एक और डिसाइपल आ जाता है जो कि हुरैन का फेलो डिसाइपल होता है, उसका क्लासमेट होता है। और वो वहाँ पर आने के बाद कहता है ब्रदर ल्यू, क्या तुम यहाँ पर हुरैन को जाने दोगे, क्योंकि इसने कहा ना कि इसे एक जरूरी काम करने के लिए जाना है, तो फिर इसे यहाँ से जाने दो ताकि जाकर अपना जरूरी काम कर ले, इसे जाने दो। इस लड़के का नाम फैंग मिंग होता है और ये भी एक आउटर डिसाइपल है। तो हमारा हुरैन उसे देखती बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि सीनियर ब्रदर फैंग, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो
वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। सीनियर ब्रदर फैंग मिंग जो होता है वो ल्यू से कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर कोई फाइट ही करनी है तो फिर मेरे साथ आकर फाइट कर लो, पर इसे यहाँ से जाने दो। इसी के साथ ही ल्यू वहाँ पर जंप करते हुए नीचे उतर आता है और कहता है कि फैंग मिंग टैंग, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इतने ज्यादा स्पेशल हो कि तुम यहाँ पर इससे मुझसे बचा सकते हो, यहाँ पर तुम मुझे रोक सकते हो। इसी के साथ ही वो अपने नाइफ के ऊपर एनर्जी को रिलीज करते हो, अपने नाइफ को आगे बढ़ाता है और जाकर फैंग के गले के ऊपर रख लेता है और उसे कहता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक कचरे हो, एक कचरा जो कि बाकी कचरों से थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर है, लेकिन इस बात से क्या फर्क पड़ता है, मैं एक इनर डिसाइपल और इनर डिसाइपल की स्ट्रेंथ जो होती है वो आउटर डिसाइपल्स के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है। हमारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मेरे रास्ते में आने की, जबकि वो अभी भी से कह रहा होता है ल्यू यहाँ प्लीज यहाँ पर अपनी लाइन को क्रॉस मत करो, मुझे यहाँ पर फाइट करने पर मजबूर मत करो। इसी के साथ ही वहाँ लीची वहाँ पर पहुंच जाता है। लीची वहाँ पर आने के बाद कहता है कि देखो तो जनाब, मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए दूर क्या किया, यानी कि थोड़ी देर के लिए अपने रूम में क्या था, यहाँ पर तो कुछ चंपू ने आकर फाइट करना शुरू कर दी है। लीची कहता है कि पास में हमारे क्लींजिंग सेक्टर में कोई भी आउटर डिसाइपल और इनर डिसाइपल नहीं हुआ करता था, सारे के सारे डिसाइपल्स हुआ करते थे और यहाँ पर इस तरह की कोई भी डिविजन्स नहीं थी। और आज देखो जरा यहाँ पर ये लड़का क्या बकवास किया जा रहा है, ये कह रहा है कि आउटर डिसाइपल और इनर डिसाइपल आपस में एक जैसे नहीं होते, यानी कि कल्टीवेशन में फर्क होता है। इसी वजह से तुम्हारा क्लींजिंग सेक्टर इतनी बुरी तरह से गिर चुका है कि इसे दोबारा राइज करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। तो ल्यू उसकी तरफ देखता और कहता है क्या तुम ही वो लड़के हो जिसका नाम लीजी है, क्या तुम प्राइम डिसाइपल हो? तुम्हारा लीजी से कहता है हाँ मैं वही हूँ, हाँ मैं वही हूँ, चलो जल्दी से मेरे सामने अपना सर झुकाओ और अपने प्राइम डिसाइपल को यहाँ पर रिस्पेक्ट दो। तुम्हारी लीजी की पूरी बॉडी वहाँ पर खून के साथ कवर होती है। ये देखने के बाद हुरैन कहता है कि ब्रदर तुम्हें क्या हुआ? ब्रदर फैंग से कहता है क्या वाकई में यही हमारा प्राइम डिसाइपल है? प्राइम डिसाइपल का सुनने के बाद जल्दी से उसके सामने अपने घुटने टेक देता है और कहता है कि आउटर डिसाइपल फैंग मिंग यहाँ पर आपको ग्रीट करता है। प्राइम डिसाइपल सर, आज के बाद से मैं आपको सीनियर ब्रदर कहूंगा। जबकि हुरैन उसे कहता है कि ब्रदर तुमने बताया नहीं, जल्दी से बताओ कि तुम्हारी बॉडी के ऊपर इतना ब्लड कहाँ से लगा है। जबकि ल्यू से कहता है कि ल्यू यहाँ पर उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर अपने बारे में इतना ज्यादा प्राउडली बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ एक कचरे हो जिसके पास कल्टीवेशन भी नहीं है और तुम यहाँ पर मेरे सामने इतनी एरोगेंटली बात कर रहे हो। क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहोगे? क्योंकि अगर हम दोनों की यहाँ पर फाइट होती है तो मैं इस बात को बिल्कुल वाजे करूंगा कि हम दोनों के दरमियान में फाइट के बाद तुम्हें इस बात का अच्छा सबक मिल जाए और तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारी जगह क्या है, तुम एक प्राइम डिसाइपल बनने के लायक नहीं हो। दूसरी तरफ हमारा लीजी कहता है कि हुरैन क्या तुम मेरे कपड़ों को साफ कर सकते हो, प्लीज मेरे कपड़ों को धो दो। तो वो कहता है हाँ ठीक है, और वो अपनी वाटर आर्ट को यूज करते हुए उसके कपड़ों को साफ कर देता है। जबकि लीजी चलाकर उसे कहता है कि ये क्या बकवास हो रही है, मैं यहाँ पर तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम मेरी बात को सुन भी नहीं, तुम मेरी बात को इग्नोर कर रहे हो। तुम्हारा लीजी उसे कहता है कि देखो मेरे कपड़े बिल्कुल साफ हो गए और साथ ही उसे कहता है अच्छा तो तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो फिर ठीक है यहाँ पर फाइट कर लेते हैं। जबकि दूसरी तरफ से ल्यू बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी माँ की आंख, हाँ मुझे तुमसे फाइट करनी है अभी और इसी वक्त इसी जगह के ऊपर फाइट करनी है। साथ ही वो अपनी बैटल बॉडी को भी एक्टिवेट कर लेता है। उसकी बैटल बॉडी में वो एक स्नेक बन जाता है, वो एक हाफ स्नेक बन जाता है, उसके पंख भी होते हैं। ब्रदर ल्यू से कहता है कि ये मत सोचना कि तुम्हारे पास कल्टीवेशन नहीं है तो फिर मैं यहाँ पर अपने वेपन्स को यूज नहीं करूंगा, यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को यूज नहीं करूंगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसी के साथ ही वो अपनी बैटल बॉडी को एक्टिवेट करता है और कहता है मैंने यहाँ पर इसलिए अपनी बैटल बॉडी को एक्टिवेट किया है ताकि मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही झटके में तुम्हें क्रश कर सकूं, तुम्हें बता सकूं कि तुम एक प्राइम डिसाइपल बनने के लायक नहीं हो। ब्रदर फैंग उसकी बैटल बॉडी को देखता और कहता है कि ये तो गोल्डन स्केल विंग सर्पेंट है। कि हुरैन कहता है कि ये लड़का तो फाइट करने के लिए बहुत ज्यादा सीरियस है। तुम्हारा लीजी कहता है कि ये क्या लगता है कि इन लोगों की किस्मत वाकई में बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन मैं यहाँ पर इसको जान से नहीं मार सकता क्योंकि ये एक फेलो डिसाइपल है, लेकिन मेरी स्टिक इसको जरूर मारने की कोशिश करेगी क्योंकि इसे भी यहाँ पर एक स्नेक डीमन ही बनना था। और इसी के साथ ही वो अपने वेपन को लेकर आगे की तरफ बढ़ता है, अपने पंखों के साथ उड़ता हुआ आगे बढ़ता है ताकि लीजी के ऊपर अटैक कर सके। जबकि हमारा लीजी जो होता है अपने बाएं हाथ में पावर को रिलीज करता है और कहता है चलो देखते हैं कि यहाँ पर किसमें ज्यादा दम है, और अपने पंच को यानी बेयर हैंड को यूज करते हुए उसको पंच मारता है। जब वो उसे पंच मारता है तो उसकी तलवार और दूसरी तरफ से हमारे लीजी का मुक्का दोनों टकराते हैं। तो इसी के साथ ही हमारे ल्यू की तलवार जो होती है वो टुकड़े टुकड़े हो जाती है, उसकी तलवार टूट जाती है और इस बात से ल्यू भी काफी ज्यादा हैरान होता है। हुरैन कहता है कि ये क्या, इसने लास्ट नाइट यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को लेकर गया था, बुक्स को लेकर गया था, लेकिन इसने कौन सी टेक्निक को मास्टर किया होगा। जबकि यहाँ पर फैंग कहता है कि हमारे प्राइम डिसाइपल सर तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने पंच के साथ ही ल्यू की इम्ब्यूड की हुई तलवार को जो कि उसने की के साथ इम्ब्यूड की हुई थी उसको बड़ी आसानी से तोड़ दिया। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 16 का एंड करेंगे। और एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।